स्टेम सेल समझ आ गया सबको? दिक्कत तो नहीं है उसमें? तो मैं तुम्हें पूरा इस तरह से तैयार कर दूंगा कि कुछ क्वेश्चन ना छूटे। दो पार्ट है इसमें। एक तो पूछता है अचीवमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसेंट अचीवमेंट्स, ठीक है, वो जो हाल में घटनाएं हुए हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, वो आप जानेंगे। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो आईएएस। इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसीए एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को ना केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस और एक्स सिविल सर्वेंट्स साथ के साथ जामिया आरसी के एलुमनाइज आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसैट की क्लासेस भी होती है जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस। और दूसरा कुछ चीजें हैं आपको, जैसे इसमें है क्या 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 इंक्लूडेड। एक तो है तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी करना है, नैनो टेक्नोलॉजी करना है, फिर थोड़ा सा स्पेस करना है, आईटी करना है, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स करना है, बौद्धिक संपदा का अधिकार, ये जानना है तुम्हें। उसके बाद न्यूक्लियर और डिफेंस करना है थोड़ा सा। ये सारे तुम्हारे सिलेबस में। और थोड़ा सा ये सारे करते हुए हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर तुम्हें पूछेंगे बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी से। स्पेस साइंस से भी क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं कि स्पेस साइंस से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे ज्यादातर नए क्वेश्चन होंगे। ये नहीं पूछेगा कि चंद्रयान इस वर्ष लॉन्च हुआ था तो उसमें क्या क्या दिया गया था, नो। तो थोड़ा क्या करेंगे कि स्टैटिक पोर्शन को भी करेंगे और कंटेम्प्रेरी में। आज मैं शुरू करता हूँ आपको बायोटेक्नोलॉजी से, जो सबसे जटिल है उसको पहले निपटा दो, ठीक है। उसके बाद जो स्टैटिक पोर्शन है, जिससे फैक्चुअल है, जिसे धीरे धीरे याद किया जा सकता है, वो आराम से करो। लेकिन आज स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। क्या कहते हैं हिंदी में उसे? जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी। और जैव प्रौद्योगिकी में सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक को देखेंगे उसे हम लोग कहते हैं मानव जीनोम, ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम के बारे में आइडिया है कुछ? देखो अब समझो इसे अच्छी तरह से। लिखाने का मैं लिखा दूंगा तुम्हें वैसे ही, लेकिन इसे अच्छी तरह से जानना है कि ह्यूमन जीनोम है क्या। देखो, ये एक जनरलाइज्ड सेल है। सेल मींस कोशिका है, क्लियर। और कोशिका के भीतर में ये जो न्यूक्लियस होता है, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक। तो इसे कहते हैं केंद्रक। और कोशिका में देखते हैं केंद्रक के बीचों बीच स्थित क्या है? क्रोमोसोम्स। तो इसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो हमारे अनुवांशिक पदार्थ जो है, हमारे जेनेटिक मटेरियल जो है, वो क्रोमोसोम में है, क्लियर, क्रोमोसोम में है। और क्रोमोसोम बना हुआ किससे है? क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए से। किस चीज से बना हुआ है? डीएनए से। मतलब अगर मान लो तुम ये समझते हो कि क्रोमोसोम मॉलिक्यूल है तो डीएनए एटम है। जैसे एटम एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं ना, H + H = H2। तो एटम जो है यहां पर वो क्या है? डीएनए है, और मॉलिक्यूल क्या है? क्रोमोसोम है। समझ आ रही है रेहान? ठीक है। लेकिन तो यहां पर डीएनए, तो फिर क्वेश्चन आता है कि जीन क्या है? व्हाट इज जीन? तो जीन कुछ भी नहीं है बल्कि डीएनए के कुछ सेगमेंट्स हैं जो विभिन्न तरह की विशेषताओं को आपके शरीर में दर्शाते हैं, क्लियर। वो डीएनए के सेगमेंट ही है, डीएनए के टुकड़े ही है जो विभिन्न तरह की विशेषताओं को आपके शरीर में दर्शाते हैं। जैसे तुम्हारे पिताजी का आंख ऐसा है तो तुम्हारा आंख ऐसा ही क्यों है? वो कारण है जीन के कारण। तो एक चीज जानेंगे कि व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज डीएनए, केंद्रक क्या है। लेकिन एक देखो, एक चीज याद रखना,
और वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये आवश्यक नहीं है कि डीएनए मात्र केंद्रक में ही रहे। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये आवश्यक नहीं है कि डीएनए मात्र केंद्रक में ही रहे। डीएनए दो भाग में मौजूद रहता है। एक है माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर डीएनए मौजूद है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया, तो कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, जिसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। फाइन, ऊर्जा की थैली है ये। और दूसरा, पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल में एक होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी डीएनए मौजूद रहते हैं। ठीक है, मान लो ये प्लास्टिड है, तो इसमें भी डीएनए मौजूद होंगे। तो डीएनए सिर्फ क्रोमोसोम के भाग ही नहीं है जो केंद्रक में मौजूद होते हैं। कोशिका में डीएनए दो अन्य जगहों पर पाए जाते हैं। एक है माइटोकॉन्ड्रिया, जो सभी कोशिकाओं में मौजूद है। क्लियर? और दूसरा है प्लास्टिड, जो वनस्पति के कोशिकाओं में मौजूद है, पादप के कोशिकाओं में मौजूद है। तो पहले तो जानेंगे। लेकिन देखो, ये जो डीएनए है और ये जो डीएनए है, क्योंकि इसे नहीं समझे तो फिर बाद में क्लोनिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। ये जो डीएनए है और ये जो डीएनए, प्लास्टिड में जो डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है, ये तो क्रोमोसोम से बाहर है। तो इस तरह के डीएनए को कहेंगे क्या? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। डीएनए क्रोमोसोम से जो बाहर डीएनए स्थित है। क्या समझ आई? समझे? जनिस्ता, क्या समझाइए, बताओ। जीन क्या है? डीएनए के टुकड़े हैं जो अलग अलग विशेषताओं को दर्शाते हैं। क्लियर? तुम्हारे शरीर में 20,000 जीन है, 20,000, जो अलग अलग तुम्हारे विशेषताओं। तुम्हारा नाक ऐसे ही क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है? तो वो जीन के कारण है। क्लियर? हाँ, इसमें थोड़ा अतिरिक्त है। तो इस तरह के जीन जो है ना तुम्हारे भी अलग अलग विशेषताओं को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जाने कि क्या है क्रोमोसोम, क्या है जीन। क्योंकि देखो, पीटी में भी क्वेश्चन तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी से आएंगे, उसके लिए तैयार रहिए। मैंने अभी तुम लोगों को क्वेश्चन दिया था ना एक, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी से संबंधित, और पूछा था इसमें कि जीन एडिटिंग और जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या एक ही है, दोनों में अंतर है। तो ये थोड़ा सा जानना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें तभी बनेंगे जब तुम इनको सॉल्व कर लो। डेली क्वेश्चन भेजता हूं तुम लोगों को, बनाते हो कि वो लिंक देखकर फिर आंसर देते हो। मुझे तो नन्नी का शक है कि लिंक देखती है उसके बाद आंसर कर देती है। सी सर। हाँ, अब मुझे पता चल रहा है। अब पहले लिखो तो तुम लोग, पहले लिखोगे टॉपिक जैव प्रौद्योगिकी, लिखो तो बायोटेक्नोलॉजी। बच्चों शुरू करो, क्योंकि समय का मैं जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूं कि निपट जाए तुम लोगों का। तो क्या करूं, डिजास्टर मैनेजमेंट भी लगे हाथ खत्म कर दूं? देखो, हेडिंग ये डालेंगे आप, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। अब लिखो, वैसे नहीं लिख रहा है, लिखो कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद है। कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद है। अभी तक कुछ नहीं लिखाया हूं नंदिनी, अभी तक कुछ नहीं लिखाया हूं सुमन। ठीक है, कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद है। हाँ सुन लिया, केंद्रक मौजूद है जिसमें क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, जिसमें क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। अच्छा, जब क्रोमोसोम को डिफाइन करना हो तो दे आर व्हाट? दे आर नथिंग बट हेरिडेटरी मटेरियल। वो क्या है? वंशानुगत आनुवांशिक पदार्थ है। लिखिए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम वंशानुगत, वंशानुगत आनुवांशिक, आनुवांशिक मतलब जेनेटिक पदार्थ है। वंशानुगत आनुवांशिक पदार्थ है। दे आर बियरर्स ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक क्रोमोसोम की मदद से ही पहुंचता है। क्लियर? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्रोमोसोम की मदद से। अच्छा, क्रोमोसोम बना किससे है? क्रोमोसोम डीएनए से बने हुए होते हैं। लिखिए क्रोमोसोम डीएनए से बने हुए होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए से बने हुए होते हैं, डीएनए से बने हुए होते हैं। ठीक है। और तब है कि जीन क्या है? तो जीन
डीएनए के टुकड़े ही हैं जो अलग अलग विशेषताओं को दर्शाते हैं। लिखिए, जीन डीएनए के टुकड़े ही हैं, जीन डीएनए के टुकड़े ही हैं, जीन डीएनए के टुकड़े ही हैं जो अलग अलग विशेषताओं को दर्शाते हैं। डीएनए के टुकड़े ही हैं जो अलग अलग विशेषताओं को दर्शाते हैं, विशेषताओं को दर्शाते हैं। क्लियर? फाइन बच्चों, तो ये थोड़ा सा आपको जानना है सबसे पहले। अच्छा, ये जानना है कि डीएनए मात्र केंद्रक में ही मौजूद नहीं होता, कोशिका के 2 अन्य भाग में मौजूद होगा। अब तुम में तो प्लास्टिड है नहीं, क्योंकि वो तो पादप की कोशिकाओं में होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तो तुम में है। ठीक है, लिखिए, डीएनए मात्र केंद्रक में ही नहीं होता, डीएनए मात्र केंद्रक में ही नहीं होता, मात्र केंद्रक में ही नहीं होता, बल्कि कोशिका के 2 अन्य भागों में होता है, कोशिका के 2 अन्य भागों में होता है। होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड, तथा प्लास्टिड, इन 2 भागों में मौजूद होता है। ठीक है, और इस प्रकार के डीएनए को जो केंद्रक से बाहर मौजूद है उसे हम कहेंगे एक्स्ट्राक्रोमल डीएनए की संज्ञा दी गई है। लिखिए, इस प्रकार के डीएनए को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की संज्ञा दी गई है, डीएनए की संज्ञा दी गई है। फाइन, ठीक है, पहले तो ये जान लो, बेसिक फंडामेंटल पार्ट है। अब देखो, एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं मानव जीनोम। तो सबसे पहले, उससे पहले कहानी सुनो। यूएस में एक व्यक्ति पर पैटर्नल टेस्ट किया गया। पैटर्नल टेस्ट का मतलब हुआ क्या वो अपने बच्चे का सही में बाप है, बायोलॉजिकल फादर। अब हाँ, न्यूज में था। ठीक है, तो पाया गया कि नहीं है। अब तुम लोग अपने दिमाग को मत दौड़ाना, गलत जो दिमाग तुम्हारे दौड़ते हैं ना, तो वो दिमागों को मत दौड़ना। तो पाया गया कि नहीं है, लेकिन वास्तविक में वो उसी का बाप था। पाया गया कि बच्चा जो है, उसका बेटा, वो अपने चाचा का है। ठीक है, भ्रष्ट दिमाग मत सोचना अपने कुछ, लेकिन चाचा का कभी जन्म ही नहीं हुआ था। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो एक थ्योरी दी गई है जिसे कहा जाता है किमेरिज्म। किमेरिज्म मतलब कि किसी भी व्यक्ति में एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो सकते हैं। जैसे मैं हूं, तो मेरा यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या है? मेरा डीएनए फिंगरप्रिंट। तुम्हारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या है? तुम्हारा डीएनए फिंगरप्रिंट। तुम्हारे डीएनए फिंगरप्रिंट तुम्हारे माँ और पिताजी से मैच खाएंगे, लेकिन मुझसे तो नहीं मैच खाएंगे। क्लियर? फाइन। तो तुम्हारा वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन तुम्हारे बेसिस पर, तुम्हारे डीएनए फिंगरप्रिंट के बेसिस पर तुम्हारे माता या पिता का पता चलाया जा सकता है, या तुम्हारा पता लग सकता है, रिवर्स भी हो सकता है उसमें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट हो जाए तब तो बहुत बड़ी समस्या है। तो वैसे मानव को कहते हैं कीमेरा, ह्यूमन कीमेरा। तो थोड़ा सा ये देख लें, क्योंकि यूपीएससी ने बार बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो पूछा है आपको, लेकिन मानव कीमेरा कभी नहीं पूछा है। तो एक चीज जानेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पहले जानेंगे ह्यूमन जीनोम किसे कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं, और ह्यूमन कीमेरा किसे कहते हैं। एक व्यक्ति में एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट कैसे आ गया, और ये भी दिखेंगे कि अगर चाचे का जन्म नहीं हुआ तो चाचा कहाँ थे, वेयर वाज द अंकल। क्लियर? तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी तरह से जानना है, लेकिन उससे पहले एक चीज को समझना है तुम्हें। देखो, बायोटेक्नोलॉजी में, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एडवांसमेंट जो हुआ है ना, प्रगति जो हुई है, वो 1953 के बाद हुई है। मेनली क्यों 1953 कह रहे हैं? क्योंकि 1953 में 2 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है वॉटसन एंड क्रिक, और इन 2 साइंटिस्ट ने क्या किया कि डीएनए स्ट्रक्चर दिया कि डीएनए दिखता कैसा है आपका। ये तो तुमने बोल दिया कि क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए से, लेकिन डीएनए कैसा दिखता है? तो स्कूल डेज में तुमने पढ़ा है जिसे कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है,
डीएनए की संरचना किस तरह की है। तो मान लो इस तरह का है संरचना कुछ डीएनए का, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। ऐसे अच्छी तरह से समझेंगे, कभी भी ये सब प्रश्न आपको पीटी में भी पूछते हैं वो। और देखो ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, इसमें ये तुम्हें नहीं सोच के सर दर्द ला जाए कि बहुत डिफिकल्ट होगा, नो। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो आर्ट्स के बच्चे भी समझे और साइंस के बच्चे तो समझे ही समझे। क्लियर? इस तरह नहीं कि उसमें कोई तुम्हें फॉर्मूला दिया जाएगा, कैलकुलेशन करना है, नो। ठीक है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट तुम बनोगे तो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। इसे कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, AT AT CG AT। क्लियर? इस तरह का है ये स्ट्रक्चर। अब देखो इसे कहा जाता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। हिंदी में भी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ही लिखेंगे, इसे हिंदी अनुवाद नहीं करेंगे। ठीक है, और इसे दिया किसने था? इसे दिया था वॉटसन एंड क्रीक ने। वॉटसन, ऐसे ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो, वॉटसन एवं क्रीक। ठीक है, इन्होंने दिया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब देखो इसमें क्या क्या है, इसमें ATCG तुमने स्कूल डेज में पढ़ा होगा, थोड़ा याद करो, दिमाग पे डालो। क्षारक है, बेस है, ठीक है। तो ATCG जो है, ATCG ये क्षारक है, इसे कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में बेस। ए को देखो तो हर हमेशा पेयर करेगा टी के साथ। ए जो है उसे कहते हैं हम लोग एडिनाइन, टी को कहते हैं थाइमिन, सी को कहते हैं साइटोसिन और जी को कहते हैं गुआनिन। तो ए हमेशा पेयर करेगा टी के साथ, सी हमेशा पेयर करेगा जी के साथ। अब देखो ये 4 क्षारक है, तो ए जब पेयर कर रहा है टी के साथ तो उसको कहेंगे बेस पेयर, क्षारक जोड़ी। क्या कहेंगे? क्षारक जोड़ी। तो ये एटी क्या है? ये टी है तुम्हारा क्षारक जोड़ी। अंग्रेजी में इसे कह सकते हो तुम बेस पेयर। इज दैट क्लियर? वैसे ही सी जी भी तुम्हारा क्या है? क्षारक जोड़ी। ये भी है क्षारक जोड़ी। और ये जो जुड़े हुए रहते हैं ना, कभी भी क्वेश्चन अगर पूछ जाए तो ये जुड़े हुए बॉन्ड से, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और डीएनए के स्ट्रैंड में अगर आप देखते हैं, इस संरचना में देखेंगे तो यहां पर क्या है? शुगर इकाई मौजूद है, शुगर के इकाई या यूनिट। और 2 शुगर इकाई के बीच में क्या मौजूद है? फॉस्फेट की इकाई। फॉस्फेट की इकाई मौजूद है। तो डीएनए संरचना इस तरह से दिखता है। पहले तो ये जानेंगे। अब देखो यहां से ये यहां तक समझ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है? राशि क्लियर? किसका नाम? निशा। हाँ, सबका जानता हूं। चल नहीं, सबको याद है। जनिस्ता, रेहान, सबका याद है मुझे। ए सदाब, क्लियर बच्चों? क्लियर है ये? अब देखो यहां पर ध्यान देखो, ईयर 2000 में, वर्ष 2000 में मानव जीनोम की संरचना को प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो मानव जीनोम क्या है? मानव जीनोम है आपकी अनुवांशिक संरचना, मतलब मानव की अनुवांशिक संरचना कैसी है। ठीक है, वो अनुवांशिक संरचना दिखता कैसा है। अब देखो ऐसे वैसे मत करो कि क्या है। देखो एक मैप है, एक मानचित्र, ये लिख लिया आपने ना? हो गया? जल्दी कर लो इसे, ताकि मैं आज है तुम्हारा कि कम से कम स्टेम सेल तक पहुंच जाऊं मैं, ताकि मैं टारगेट लेके आता हूं। मैं तो बांट लेता हूं ना, इतना दिन इतना करना है। सुबह डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाया हूं कलकत्ता के लड़कों को, घर से ही। ऑनलाइन मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैं देखो भाई ये सब समझने वाली बात है।
हो गया बेटे, ध्यान देना है, समझना है। अब देखो यहां पर ध्यान देना है, सबसे पहले ह्यूमन जीनोम है क्या, व्हाट इज मानव जीनोम। ठीक है, ह्यूमन जीनोम को हम लोग कहते हैं क्या, इसे कहते हैं मानव की अनुवांशिक संरचना, जेनेटिक मेकअप ऑफ ह्यूमंस। जैसे मान लो कि अब देखो, मान लो एक मानचित्र मैंने बनाया, ये मानचित्र है, ये समझ जाओगे तो फिर बायोटेक्नोलॉजी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ना पीटी में। अब यहां पर हमने क्या किया, एक अनुवांशिक संरचना ले लिया है गधों का, एक सुअर का ले लिया, एक मंकी का ले लिया, एक चिंपांजी का ले लिया, एक ह्यूमन का ले लिया, हम लोग भी तो उसी कैटेगरी में है, ठीक है, और चूहों का ले लिया है। तो इस तरह के जब अनुवांशिक अलग अलग प्राणियों के अनुवांशिक संरचना का तुलनात्मक रूप से अध्ययन हम एक मानचित्र के माध्यम से करेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे कहते हैं हैप मैप। क्या कहते हैं, हैप मैप। इसमें ये देखते हैं कि मानव कहाँ स्थित है और मानव के निकटवर्ती पड़ोसी कौन है। निकटवर्ती पड़ोसी का मतलब हुआ क्या, कि जिनके साथ उनकी अनुवांशिक संरचना मेल खाए। तो आपके सबसे निकटवर्ती पड़ोसी कौन है, वो है चिंपांजी, उसे दिखा रहा है भाई। तो आपके सबसे निकटवर्ती पड़ोसी जो है वो है चिंपांजी। तो सबसे ज्यादा अगर मानव की अनुवांशिक संरचना मेल खाती है तो किसके साथ मेल खाती है, चिंपांजी के साथ। क्लियर, फाइन। तो ये जाना, इस तरह के मैप को हम लोग कहते हैं हैप मैप। अब देखो, जब आप अनुवांशिक संरचना देखेंगे तो बोलेंगे मानव की अनुवांशिक संरचना में क्या अध्ययन करते हैं हम, तो मानव की अनुवांशिक संरचना में हम अध्ययन करते हैं क्षारक जोड़ियों का अनुक्रमण। जैसे मान लो, हो सकता है हम लोग सब, ये मानव है, मैं चूहा हूं, ठीक है, मैं अपने आप को चूहा मान लिया। इसकी अनुवांशिक संरचना क्या है, इसकी अनुवांशिक संरचना जनिस्ता की जब अध्ययन किया गया, मानव का रूप है ये, तो उसमें पाया गया कि एटी एटी सीजी एटी 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 सीजी, ये इसका है। मेरा है एटी सीजी एटी सीजी एटी सीजी एटी सीजी। तो मेरा अनुक्रम अलग है, इसका अनुक्रम अलग है, क्योंकि मैं चूहा हूं और ये मानव है। क्लियर। इसी तरह से उसे सादाब को ले लो कि वो शेर है ठीक है, तो उसका एक अनुवांशिक संरचना अलग है, एटी एटी सीजी एटी एटी सीजी, इस तरह की। तो अलग अलग प्राणियों की अनुवांशिक संरचना में क्षारक जोड़ियों का अनुक्रमण सीक्वेंस अलग होता है। निशा, समझ रहे हैं आप, अलग अलग प्राणियों की अनुवांशिक संरचना में क्षारक जोड़ियों का अनुक्रम अलग होता है। ये हम लोगों में मानव है, तो इसका संरचना अलग 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 का है। तो अगर मानव की अनुवांशिक संरचना का हम अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं क्या, ह्यूमन जीनोम। क्लियर, उसे कहते हैं ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम पहली बार प्रकाशित हुआ कब, ईयर 2000 में, वर्ष 2000 में इसे प्रकाशित किया गया। वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया और इसे प्रकाशित करने में 7,20,000 A4 शीट्स लगे कि ये है मानव जीनोम। मतलब यहां से अगर खोलो तो सोनेपत तक निकल जाएगा इतना लंबा चौड़ा ह्यूमन जीनोम है, अनुवांशिक संरचना। तो इसका अध्ययन किया यूरोपीय वैज्ञानिकों ने और कुछ प्राइवेट एजेंसियों ने इसका अध्ययन किया। कभी भी क्वेश्चन पूछे पीटी में कि व्हाट इज कॉल्ड एज द बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तिका क्या है, मानव जीनोम। ठीक है, कभी भी पूछे विच इज कॉल्ड एज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, मानव जीनोम। तो मानव जीनोम को हम लोग कहते हैं बुक ऑफ लाइफ, मानव जीनोम को कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ भी। ठीक है, और इसमें देखते क्या है, न केवल क्षारक जोड़ियों के अनुक्रमण को देखते हैं, बल्कि ये भी देखते हैं कि मानव में कितने प्रकार के जीन हैं, किस तरह के जीन हैं और उनके अपरूप कैसे हैं, वेरिएंट भी होंगे ना उनके अलग अलग। तो मानव जीनोम में न केवल मानव में मौजूद जीनों का अध्ययन किया जाता है, बल्कि उनके अपरूपों का भी अध्ययन किया जाता है। और कुछ उसमें जीन है जिसे कहते हैं नियंत्रक जीन, रेगुलेटरी जीन, जो दूसरे जीनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो हम किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, जीन का, उनके अपरूप का एवं नियंत्रक जीन का। क्लियर, फर्स्ट। और ये देखा गया कि वर्ष 2000 से पहले ये माना जाता था कि मानव के कोशिका, जो एक कोशिका तुम्हारी मान लो वन, एक ही कोशिका ले रहे हैं, तो उसमें 3 बिलियन बेस पेयर हैं और उससे 1 लाख जीन बनते हैं। लेकिन वर्ष 2000 में जब मानव जीनोम प्रकाशित हुआ तो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले यह माना कि मात्र 40,000 जीन ही है। वर्तमान में हम मानते हैं कि 20,000 जीन ही है मानव कोशिका में। क्लियर। तो कहां से घटा है, 1 लाख से 20,000 तक। फाइन, 20,000 ही जीन मानव की कोशिकाओं में है और यह अध्ययन मानव जीनोम के अंतर्गत किया गया है। इज दैट क्लियर।
अब देखो, मानव जीनोम में हम अध्ययन किस बात का कर रहे हैं, तो आप तो जानते हो कि हम क्षारक जोड़ियों के अनुक्रम का अध्ययन करते हैं कि किस तरह से सीक्वेंसिंग है उसका। तो एक कोई कहेगा, सादा उधर से कहेगा कि भाई यही तो अध्ययन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तुम्हारा है तो तुम्हारे सेल को निकाला जाता है, उसके न्यूक्लियस को निकाला जाता है, उसके डीएनए को एग्जामिन करके देखते हैं कि क्षारक जोड़ियों का अनुक्रम तुम्हारा कैसा है और तुम्हारे मम्मी पापा से मेल ये कैसे खाता है। तो कुछ मदर साइड से भी आएगा, कुछ फादर साइड से भी क्षारक जोड़ियों का अनुक्रम आएगा। तो यही अध्ययन तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी किया जाता है। तो एक बात याद रखें कि हम लोग कहते हैं ना, लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, धर्म है तो जाति है तो क्षेत्र है। more than 99% of gene among us is exactly the same. 99% जीन जो हमारे बीच में है वो एक समान ही है, लेस देन 1% का अंतर है। ठीक है, द पॉइंट में है वो अंतर। ठीक है, और अगर हम लोग मोर देन 99% ऑफ जीन जो हम लोग में एक समान है, उनके क्षारक जोड़ियों के जीन है तो डीएनए है, डीएनए है तो क्षारक जोड़ियां होंगी उसमें। तो अगर उनके क्षारक जोड़ियों का अनुक्रम का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहेंगे मानव जीनोम। क्लियर? और लेस देन 1% ऑफ जीन जो हमारे बीच असमान है, उनके क्षारक जोड़ियों के अनुक्रम का अध्ययन करेंगे तो उसे कहेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अचल बाबू समझ रहे हैं क्या? बताइए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और मानव जीनोम में अंतर। मोर देन 99% ऑफ जीन अमॉन्ग अस इज एग्जैक्टली द सेम। 99% से अधिक जीन जो हम लोगों के बीच है से अधिक, ठीक है, वो एक समान ही है। तो जीन है डीएनए और डीएनए में होंगे क्षारक जोड़ियां, तो क्षारक जोड़ियों का अगर अनुक्रम का अध्ययन करेंगे तो वो ह्यूमन जीनोम हो जाएगा मोर देन 99% का। और अंतर हम लोगों के बीच में मात्र 1% से कम का है, तो उसमें अगर क्षारक जोड़ियों के अनुक्रम का अध्ययन करेंगे तो उसे कहेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो भाई अब आपको पता कैसे चलेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला जगह कौन सा है? पहले इसे लिखो, उसके बाद हम लोग आते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे कैसे। ठीक है, अब लिखो मानव जीनोम, मानव जीनोम, ह्यूमन जीनोम, मानव जीनोम। यह मानव की आनुवांशिक संरचना है, यह मानव की आनुवांशिक यह मानव की आनुवांशिक संरचना है। ठीक है, पहला तो ये जानेंगे। अच्छा, इसे प्रकाशित करके क्या करना है, जाना है, जाइए। और इसे प्रकाशित कर दिया गया था, इसे वर्ष 2000 में पहली बार प्रकाशित किया गया। लिखिए, जिसे वर्ष 2000 में पहली बार प्रकाशित किया गया था, जिसे वर्ष 2000 में पहली बार प्रकाशित किया गया था, पहली बार प्रकाशित किया गया था। मानव जीनोम को जीवन की पुस्तिका, मानव जीनोम को जीवन की पुस्तिका, बुक ऑफ लाइफ, तथा जीवन की रूपरेखा, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, तथा जीवन की रूपरेखा, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहा जाता है। जीवन की रूपरेखा, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, ये सबने लिखा है, इसे प्रकाशित करने में 7,20,000 पन्ने लगे, नो, लेकिन ये प्रकाशित हुआ था वर्ष 2000 में। और इसमें देखते हैं कि क्या क्या मौजूद है। लिखिए, इसमें न केवल मानव में मौजूद जीन, बल्कि उसके अपरूप, इसमें न केवल मानव में मौजूद जीन बल्कि उसके अपरूप, वेरिएंट। मान लो कोई एक जीन है तो उसका अलग अलग वेरिएंट भी तो हो सकता है ना, अपरूप, अनेक रूप हो सकते हैं।
बल्कि उसके अपरूप, तथा नियंत्रक जीन भी मौजूद है। नियंत्रक जीन भी मौजूद होते हैं, तथा नियंत्रक जीन भी मौजूद होते हैं, ठीक है, जो अन्य जीनों को नियंत्रित करते हैं। तो ये तीन चीज उसमें जरूर रहेंगे, फाइन। और ये देखा गया वर्ष 2000 से पहले यह माना जाता था कि मानव कोशिका में 1 लाख जीन मौजूद है, लेकिन वर्तमान में यह माना जाता है कि 20,000 जीन ही मौजूद है। देखिए, वर्ष 2000 से पहले, वर्ष 2000 से पहले यह माना जाता था कि मानव कोशिका में 20,000 जीन मौजूद है। 1 लाख जीन मौजूद है, 1 लाख जीन मौजूद है, लेकिन मानव जीनोम 1 लाख जीन मौजूद है, देखो चाचा नहीं थे, मैं तुम्हें बताऊंगा चाचा कहाँ थे, ठीक है, अभी थोड़ा सा परेशान मत हो, सब चाचा कहाँ थे, पिता कहाँ थे, सब के बारे में पता चलेगा। बस तुम थोड़ा सा धैर्य रखो और वो पता चल जाएगा तुम्हें। टेस्ट करने के लिए प्रश्न है इसका कि टेस्ट करने के लिए चाचा कहाँ से आए जब चाचा नहीं थे तो। सही बात है, तो देखा जाएगा कि कहाँ नहीं थे चाचा, फाइन। लेकिन वर्तमान में क्या लिखा है आपने लास्ट टाइम? 1 लाख जीन मौजूद थे, लेकिन मानव जीनोम प्रकाशित होने के बाद यह संख्या 20,000 तक ही सीमित होकर रह गई। यह संख्या 20,000 तक ही सीमित होकर रह गई। क्लियर, फाइन। अब देखो, सबसे पहले ये देखते हैं कि मानव जीनोम जो ये प्रोजेक्ट जो है मानव जीनोम परियोजना, ये किया कैसे गया था। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और मानव जीनोम में अंतर क्या है। देखिए, मानव जीनोम में क्षारक जोड़ियों के अनुक्रमण का, मानव जीनोम में क्षारक जोड़ियों के अनुक्रमण का अध्ययन किया जाता है। क्षारक जोड़ियों के अनुक्रमण का अध्ययन किया जाता है, और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी किया जाता है। तथा यह अध्ययन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी किया जाता है। तथा ये अध्ययन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हिंदी में अंगुली छापन नहीं लिखेंगे, फिंगरप्रिंटिंग ही लिखेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी किया जाता है, तथा यह अंतर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी किया जाता है। अंतर यह है कि मानव में 99% से अधिक जीन, अंतर यह है कि मानव में 99% से अधिक जीन, 99% से अधिक जीन एक समान है। मानव में 99% से अधिक जीन एक समान है। तो यदि इन जीनों के क्षारक जोड़ियों का अध्ययन किया जाए तो उसे कहेंगे हम क्या? मानव जीनोम। देखिए, यदि इन जीनों के क्षारक जोड़ियों के अनुक्रमण का अध्ययन किया जाए तो, यदि इन जीनों के क्षारक जोड़ियों के अनुक्रमण का अध्ययन किया जाए तो, यदि इन जीनों के क्षारक जोड़ियों के अनुक्रमण का अध्ययन किया जाए तो उसे मानव जीनोम की संख्या दी जाती है। अंतर मानव के मध्य 1% से कम जीन का है। अंतर मानव के मध्य 1% से कम जीन का है। तथा यदि इस अनुक्रमण का अध्ययन किया जाए तो,
यदि इस अनुक्रमण का अध्ययन किया जाए तो उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। अच्छा, कुछ कुछ बीच में हम लोग क्या करेंगे ना, कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी डालते जाएंगे साइंस टेक्नोलॉजी के, जैसे सिंथेटिक फ्यूल क्या है, बायोफ्यूल्स क्या है, तो उसे साथ साथ उठाते चलेंगे। क्योंकि क्वेश्चन देखो, जो बोलते हैं वो कि ये क्षेत्र है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, वो नहीं है। उन्होंने एक शब्द में डाल दिया है कि अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं तुम्हारे फील्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वो कहीं ना कहीं तुम्हें क्वेश्चन पूछेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने मेंशन तो किया नहीं है सिलेबस में, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन आएंगे आपको, तो थोड़ा उसे करते रहोगे। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी तुम्हारा अगर खत्म हो जाता है, ढंग से समझ जाते हो, तो पीटी में तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन वहां पर सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि इसमें पूछेंगे आपको ट्रिपल पेरेंट बेबी बनते कैसे हैं, एक बच्चा जिसकी 2 माताएं हैं एक पिता, तो वो कैसे संभव है, ये सब जानना है। क्लोनिंग कैसे होता है, थेराप्यूटिक क्लोनिंग क्या होता है, और इस तरह से समझना है ताकि ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड के अगर आप सोशियो पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो भी आप ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को आसानी से समझ सकें। क्लियर, फाइन, इसमें कोई आपको दिक्कत ना हो, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसे कहते हैं। लेकिन अब देखो, ये मान लो ये तुम्हारा ह्यूमन जीनोम है, पूरा लंबा चौड़ा, यहां से लेके जाओगे तो सोनीपत तक दिखेगा, फाइन। तो इसमें कैसे पता चलेगा तुम्हें कि अंतर हम दोनों के बीच कहाँ है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ करेंगे, मेरे बात को समझ रहे हो। मान लो मानव जीनोम, मानव जीनोम मैंने कहा कि लंबा चौड़ा है मानव जीनोम, अगर उसे अध्ययन करोगे 7,20,000, अब तुम लोग मतलब पता चल रहा है मुझे कि तुम लोग पढ़ रहे हैं, हाथ भी दबाया जा रहा है, तो राशि क्या है, एक्सपर्ट उसकी हाँ, ध्यान दो इधर, वो नस को ठीक करते रहो, लेकिन इधर भी ध्यान दो, क्योंकि छूट जाएगा तो फिर छूटेगा ही। मैं दूसरी बार तो आऊंगा नहीं एक्सप्लेन करने के लिए कि नस चढ़ गया था तुम्हारा नीचे का, तो इसलिए मैं आ रहा हूँ फिर से एक्सप्लेन करने, तो थोड़ा सा ध्यान देना है तुम्हें। देखो, ये लंबा चौड़ा है मानव जीनोम, यहाँ से लेकर फैलाना शुरू करोगे तो बहुत दूर तक निकलेगा, प्रिंटिंग करोगे उसका तो है तो छोटा ही, लेकिन माइक्रोस्कोपिक है, दिखता बहुत छोटा है लेकिन है बहुत लंबा। अब इसमें AT, CG, इस तरह की क्षारक जोड़ियों का अनुक्रमण है। तो ये कैसे जानेंगे कि हम में और तुम में अंतर कहाँ है, क्योंकि 99% से अधिक तो हमारे जीन एक ही जैसे हैं। क्लियर है। अब देखो, इसमें एक टर्म तुम्हें जानना है जिसे कहते हैं STR। STR को फुल फॉर्म होता है शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। अगर मानव जीनोम को पढ़ोगे तुम तो देखोगे कि कुछ क्षारक जोड़ियों के अनुक्रम है जो बार बार मानव जीनोम में रिपीट होते आते हैं। जैसे मानव जीनोम आपने पढ़ा तो देखा कि कुछ क्षारक जोड़ियों का अनुक्रम है, वो बार बार कुछ देर के बाद फिर रिपीट हो जाएगा, फिर आगे बढ़ोगे फिर रिपीट होगा, तो इसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। यहीं पर हमारे और आपके बीच अंतर है। क्लियर, वो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, वो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। अगर क्षारक जोड़ियों का अध्ययन उस STR के लिए किया जाए तो वो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, वो आपके मदर एंड फादर से मैच खाएगा लेकिन दूसरे व्यक्ति से नहीं। क्लियर, STR को ही कहते हैं मिनी सैटेलाइट भी, जहां पर हम दोनों के बीच में अंतर दिखता है, लोगों के मध्य अंतर दिखेगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिर्फ और सिर्फ STR के लिए किया जाता है, पूरे मानव जीनोम को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ STR के बीच में। क्लियर, STR के लिए किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं मिनी सैटेलाइट भी। तो ये याद रखेंगे कि STR क्या है, और इससे पता चलता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और मानव जीनोम में अंतर क्या है, वरना दोनों में तो एक ही चीज का अध्ययन करते हैं, क्षारक जोड़ियों के अनुक्रमण का। समझ आई बात, क्लियर है। तो पहले तो ये जानेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये देखो कि अंतर क्या है दोनों के बीच में। देखिए, मानव जीनोम में कुछ क्षारक जोड़ियों का अनुक्रमण, कुछ क्षारक जोड़ियों का अनुक्रमण, सीक्वेंस जिसे कहते हैं, उस क्षारक जोड़ियों का अनुक्रमण बार बार दोहराया जाता है, बार बार दोहराया जाता है। कुछ क्षारक जोड़ियों का अनुक्रमण बार बार दोहराया जाता है, जिसे शॉर्ट
टैंडम रिपीट्स, जिसे शॉर्ट टैंडम रिपीट्स STR, जिसे शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, अथवा मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट की संज्ञा दी जाती है, मिनी सैटेलाइट की संज्ञा दी जाती है। और ये याद रखें एक शब्द में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हर हमेशा STR के लिए ही होगा। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग STR के लिए ही कराया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग STR के लिए ही कराया जाता है। आज तो मैं एक्सपर्ट बना के भेजूंगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ह्यूमन जीनोम, मतलब भूलोगे ही नहीं कभी, कराया जाता है। क्लियर? जैसे है ना तुम्हारा अचल का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराना है तो इसका ब्लड सैंपल मैं लूंगा, ठीक है, थोड़ा सा ब्लड ले लेंगे और उसके बाद WBC जो है उसमें से क्या करेंगे, थोड़ा केंद्रक को निकालेंगे, डीएनए को निकालेंगे, देखेंगे STR कहाँ है, काटेंगे उसे और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके देखेंगे कि भाई इसका डीएनए फिंगरप्रिंट ये है। उसी तरह से इसका भी सबका इसी तरह से किया जाएगा। इज दैट क्लियर? फाइन, ठीक है, वो दिखाता हूँ कैसे किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बताता हूँ कैसे किया जाता है, लेकिन इस चैप्टर को पूरा खत्म कर लेंगे आज, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान दो, तो मान लो हम लोग सारे के सारे साइंटिस्ट हैं यूरोपियन, और हमने क्या किया, डोनर लिया यूरोप से ही, 60-70 डोनर लिया, उनके ब्लड के सैंपल को एग्जामिन किया और बोला कि ये मानव जीनोम है, और सबको लेकर देखा कि कॉमन क्या है सबके मध्य, और बोला मानव जीनोम है। तो 60 डोनर तो बात 60 है, वो भी विश्व के एक ही भाग से, और जीनों का अपरूप भी होता है, अलग अलग प्रजाति में, अलग अलग ट्राइब में, अलग अलग क्षेत्रों में उनके अलग अलग अपरूप होंगे। तो ये मानव जीनोम कैसे है? तो वर्ष 2000 में जो मानव जीनोम प्रकाशित किया गया था उसे संपूर्ण मानव जीनोम नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि जातिगत जो होते हैं अपरूप जीनों के वो मौजूद नहीं थे। क्लियर? जातिगत अपरूप जो है जीनों के वो मौजूद नहीं है, रेशियल वेरिएंट्स जो जीन्स के हैं वो मौजूद नहीं है। तो एक प्रोजेक्ट कराया गया जिसे कहते हैं 1000 ह्यूमन जीनोम्स प्रोजेक्ट, वर्ष 2008 से लेकर 2015 तक, और 2500 उसमें दाता थे, दाता मीन्स डोनर थे, ठीक है, और विश्व के 27 सेंटर से, 27 केंद्रों से थे। और जब वह प्रकाशित हुआ तो उसे माना गया कि यह पूर्णतः मानव जीनोम है। क्लियर? क्योंकि इसमें जातिगत जो अपरूप है जीन के वो मौजूद है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि व्हाट इज 1000 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और 1000 उसमें नाम इसलिए दिया गया कि उसके पहले चरण में 1000 दाताओं को स्वीकृति दी गई थी, ठीक है। लेकिन ये देखो कि मानव जीनोम हमने किया क्यों, इसे अध्ययन क्यों किया? तो सबसे पहले इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि मानव हैप मैप मानचित्र में कहाँ मौजूद है और उसके निकटवर्ती पड़ोसी कौन कौन है वो छोड़ दो, लेकिन मानव हैप मैप में मौजूद कहाँ है। हैप मैप वह मानचित्र है जिसमें प्रजातियों के अनुवांशिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अलग अलग प्रजाति के अनुवांशिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, कंपेयर करके हम लोग देखते हैं। दूसरा, बीमारियां जो होती है जीन की गड़बड़ी के कारण होती है, तो अगर मानव जीनोम का अध्ययन करते हैं तो वंशानुगत जो बीमारियां हैं उसे दूर करने में हमें मदद मिलेगी। क्लियर? ठीक है। और दूसरा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी उम्र थम जाए, तो एजिंग की प्रोसेस को भी वो थम सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिख सकते हैं। तो वंशानुगत जो बीमारियां हैं उसे रोकने में हमें मदद मिलेगी। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, मान लो कि कभी कभी देखा ना कि शुगर के ऑर्गन को लेकर मानव में डाल देते हैं, तो जब तक आप मानव जीनोम को नहीं जानेंगे और उस प्राणी के जीनोम को नहीं जानेंगे तो अंग प्रत्यारोपण कैसे होगा? तो यह अंग प्रत्यारोपण में भी मदद करेगा। क्लियर? तो ये तुम्हारे महत्व है मानव जीनोम को जानने के। तो सबसे पहले जानेंगे 1000 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसके बाद क्या महत्व है मानव जीनोम का, तो ये उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, कराते कैसे। फाइन। और उसके बाद देखते हैं
कि क्या डीएनए फिंगरप्रिंट एक व्यक्ति में एक से अधिक कैसे हो सकता है। तो मानव की मेरा वो किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति में एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट हो। और देखो वर्ष 2014-15 के बाद हम लोग मानने लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी भारत की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को नहीं मानती है 100% प्रूफ किसी व्यक्ति के आइडेंटिफिकेशन का, अलग अलग चीजों को मानती है, सब चीजों को जोड़कर देखा जाता है। तो उसका कारण क्या है? कारण है कि यह खोज हुआ कि एक व्यक्ति में एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट मौजूद हो सकते हैं। अब देखते हैं कैसे है। आइडेंटिकल ट्विंस देखो ना, एक जैसे जो जुड़वा बच्चे होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस क्या कहते हैं हिंदी में उसको, जुड़वा बच्चे। दो तरह के आइडेंटिकल ट्विन होते हैं। ट्विंस दो तरह के होते हैं, एक तो एक तरह के दिखते हैं आपको, और एक जो जन्म एक साथ हुआ है लेकिन वो भाई बहन भी होंगे, वो एक जैसे दिखेंगे भी नहीं, तो उसे कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विन, बंधुत्व जुड़वा बच्चे। तो देखेंगे जरा बंधुत्व जुड़वा बच्चे और समान वाले जो जुड़वा बच्चे हैं, एक समान दिखने वाले जो जुड़वा, बन जाती है। और दूसरा कैसे बन जाता है अभी मैं बताता हूँ, 2 मिनट थम जाओ तुम लोग, मैं सारा बता दूंगा, आज करा के जाऊंगा। ये टारगेट है तुम्हारा कि कीमेरिज्म तक एकदम खत्म, कल स्टेम सेल्स करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो ये हो जाता है, नहीं सबसे बड़ा चैप्टर है भाई, और उसके बाद कंटेम्प्रेरी कर लेंगे पूरा जम के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेंगे, थोड़ा रोबोटिक्स देख लेंगे, रोबोटिक्स भी जानना है आपको। और जितने नए नए रोबोट्स यूज हुए ना एक दूसरे के हथियार के रूप में अटैक करने में, वो पूछते हैं आपको एग्जामिनेशन में, तो वो तैयार रखेंगे। ड्रोन्स जिसको कहते हैं, फाइन। तो ये सब एग्जामिनेशन में पूछेंगे, तो पुख्ता करके एकदम अच्छी तरह से। और पीटी में क्या पूछा जाएगा, अब जैसे बायो F3 पॉलिसी है इंडिया का, पिछले साल नहीं पूछा, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि पूछेगा, तो हो सकता है कि इस साल प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछ ले वो। तो एक साल के थोड़ा वो कंटेम्प्रेरी इश्यू को साइंस रिपोर्टर डाउन टू अर्थ सबसे देख लेंगे क्वेश्चन बनाकर, फाइन, आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना? ऐसा नहीं है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है तो वो दिमाग क्यों लगाएं, कितना अच्छा। अब लिखे सबसे पहले इसे कंप्लीट करें, लिखिए वर्ष 2000 में प्रकाशित मानव जीनोम, वर्ष 2000 में प्रकाशित मानव जीनोम संपूर्ण मानव जीनोम नहीं माना जाता। सटीक मानव जीनोम, संपूर्ण छोड़ दो, सटीक मानव जीनोम नहीं माना जाता, मानव जीनोम नहीं माना जाता, क्योंकि सीमित दाताओं को लिया गया था। दाता मतलब डोनर, क्योंकि सीमित दाताओं को लिया गया था, दाताओं को लिया गया था, वह भी विश्व के एक ही भाग से, वह भी विश्व के एक ही भाग से, विश्व के एक ही भाग से। क्लियर? विश्व के एक ही भाग से इन दाताओं को लिया गया, जैसे सटीक जीनोम नहीं माना जाता। अच्छा, ये जानना है बच्चों। और इसमें क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो जातिगत अपरूप है जीनों के वो मौजूद नहीं थे। देखिए क्योंकि इसमें, क्योंकि इस जीनोम में, क्योंकि इस जीनोम में जातिगत अपरूप जीनों के, या जीनों के जातिगत अपरूप, क्योंकि इस जीनोम में जीनों के जातिगत अपरूप, जीनों के जातिगत अपरूप मौजूद नहीं थे, जीनों के जातिगत अपरूप मौजूद नहीं थे, मौजूद नहीं थे। पहले तुम समझ रहे हो कि नहीं, ये बताओ। रेशियल वेरिएंट्स उसके नहीं, अलग अलग रेस में जीन अलग अलग होगा, ठीक है। मंगोलियन को देखो तो उनके कुछ आकार प्रकार अलग होते हैं, तो उनका जीन का अपरूप उसमें अलग है, तो इसलिए तो इसे सटीक जीनोम नहीं माना जाता। लिखे वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2015 तक, वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2015 तक 1000 मानव जीनोम परियोजना, 1000 मानव जीनोम परियोजना पर कार्य परियोजना पर कार्य इस उद्देश्य के लिए किया गया, इस उद्देश्य के लिए किया गया, उद्देश्य के लिए किया गया, तथा के लिए किया गया, तथा
2,500 दाताओं को 2,500 दाताओं को विश्व के 27 केंद्रों से 2,500 दाताओं को विश्व के 27 केंद्रों से लिया गया ताकि एक सटीक जीनोम प्रकाशित किया जा सके, ताकि एक सटीक जीनोम प्रकाशित किया जा सके। तो कभी भी पूछे कि 1000 ह्यूमन जीनोम परियोजना क्या है, तो सबसे पहले बताएंगे कि वर्ष 2000 में जो जीनोम प्रकाशित हुआ था उसमें एक गड़बड़ी थी कि उसे सटीक जीनोम नहीं माना गया क्योंकि डाटा उसमें सीमित थे और विश्व के एक ही क्षेत्र से थे। क्लियर? तो इसलिए जीनों का अपरूप जो होता है, जातिगत अपरूप जो होता है, उसमें मौजूद नहीं था। तो वर्ष 2008 से लेकर 15 तक 1000 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कराया गया, जिसमें इस उद्देश्य को साध्य किया गया। क्लियर? इस उद्देश्य को साध्य किया गया। अब ये आपको हो गया। अब अंतिम में आए और मानव जीनोम को एंड करें और उसमें ये देखें कि इसके क्या क्या उद्देश्य है, इसका महत्व क्या है। लिखिए, मानव जीनोम के निम्नलिखित महत्व है। मानव जीनोम के निम्नलिखित महत्व है। निम्नलिखित महत्व है। पहला, हेप मानचित्र में मानव के स्थान को दर्शाना। हेप मानचित्र में मानव के स्थान को दर्शाना। तो सबसे पहला तो ये है। क्लियर? ये देखना है। और हेप मानचित्र है क्या? हेप मानचित्र एक ऐसा मानचित्र है जिसमें अलग अलग प्राणियों के अनुवांशिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। लिखिए, यह मानचित्र के द्वारा, इस मानचित्र के द्वारा हेप तो लिख ही दिया आपने, अलग अलग प्राणियों के अनुवांशिक संरचना का, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो पहला तो यह महत्व है। दूसरा महत्व क्या है कि यह अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी मदद करेगा। लिखिए, यह अंग प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इंग्लिश में लिख लो अगर बाद में दिक्कत हो तो। यह अंग प्रत्यारोपण में भी मदद करेगा। ऑर्गन, इसीलिए तो मैं तुम्हें दोनों करते जा रहा हूं कि इंग्लिश भी हो, ट्रांसप्लांट। ठीक है। तीसरा है कि यह जीनों से जुड़े हुए बीमारियों को दूर करने में सार्थक होगा। लिखिए, जीनों से जुड़े हुए बीमारियों को दूर करने में, जीनों से जुड़े हुए बीमारियों को दूर करने में, जीनों से जुड़े हुए बीमारियों को दूर करने में यह सार्थक होगा। जुड़े हुए बीमारियों, यह सार्थक होगा। बस ये है तुम्हारा मानव जीनोम कंप्लीट। हाँ, ह्यूमन जीनोम हो गया तुम्हारा। ह्यूमन जीनोम कब प्रकाशित हुआ था? 1000 ह्यूमन जीनोम्स प्रोजेक्ट क्या है, महत्व क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से अंतर क्या है। क्लियर? फाइन, आगे बढ़ते हैं। और देखो, एक चीज यहां पर जानना है कि डीएनए, अब थोड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वैसे तो यूपीएससी ने लिखा तो मुख्य परीक्षा में डीएनए अंगुली छापन से आप क्या समझते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या? अब करते क्या है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसी भी व्यक्ति का एक विशिष्ट पहचान, जो उसी व्यक्ति की पहचान। क्लियर? और इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि माता पिता उस व्यक्ति के कौन है, उनकी पहचान की जाती है। और न केवल माता पिता की पहचान की जाती है बल्कि अपराधियों की भी पहचान की जाती है, क्योंकि जहां पर वारदात हुआ है वहां से डीएनए सैंपल उठाए जा सकते हैं, ब्लड वगैरह के। ठीक है, तो अपराधियों की भी पहचान की जा सकती है इसके द्वारा।
और ये सब करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। तो उसमें करते क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लो ब्लड है, सैंपल के रूप में हमने क्या किया है, ब्लड को लिया है। तो ब्लड सैंपल्स को हम लोग लेंगे यहाँ पर, और ब्लड सैंपल से एक ड्रॉपलेट जो ब्लड का है उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे, उसे लेकर माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ठीक है। और वहां देखेंगे कि एचटीआर कौन सा पार्ट है, उसे हम काट देंगे। काटेंगे किससे, एक एंजाइम होता है उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम क्या करते हैं, उस भाग को काट देते हैं। क्लियर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने डाला और इस भाग को काट दिया। कौन से भाग को काटे हो तुम, मानव जीनोम में एचटीआर को। अब जब आपने इस भाग को काटा, तब अगर माइक्रोस्कोप को आप लेकर देखेंगे ना, तो इसमें क्षारक जोड़ियों का अनुक्रम नहीं दिखेगा आपको। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट यहां पर करना पड़ेगा, और उस टेस्ट को हम लोग कहते हैं क्या, उसको कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट में एक बीकर लेते हैं, उसमें एक लिक्विड लेते हैं जिसको कहते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज, फिल्टर पेपर होता है, बहुत सारी चीज होते हैं, वो सामान्य अध्ययन में जानना नहीं जरूरी है, लेकिन सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट करते हैं। और जब सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट करेंगे तो ये जो डीएनए का सैंपल है ना, वो पर्पल प्रेसिपिटेट के रूप में आपको नजर आएगा। उसे क्या करेंगे, उसे उठाएंगे और उसको एक्सरे के से गुजारेंगे। जब एक्सरे से इसे गुजारेंगे तो क्षारक जोड़ियों का अनुक्रम आपको दिखने लगेगा और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्थापित होता है। इस व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस तरह का है, और इसे मैच करा सकते हैं बायोलॉजिकल मदर या फादर से। क्लियर, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लेकिन समस्या अभी है क्या कि कई केस में एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट भी देखे जाते हैं। तो वो पढ़ेंगे कि वो क्या है। पहले थोड़ा सा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज या सबसे पहले स्थापित किसके द्वारा किया गया, एलेक जेफरी ने इसे स्थापित किया था। इसकी खोज एलेक जेफरी द्वारा की गई थी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक है, छोटा सा करेंगे क्योंकि ये कम से कम 3-4 बार यूपीएससी में पूछ चुका है, तो वो रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि ये है क्या। क्लियर, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं। तो न केवल जैविक माता पिता की पहचान की जा सकती है, बल्कि किसी मृत व्यक्ति की भी पहचान की जा सकती है, अपराधियों की पहचान की जा सकती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के यह विशिष्ट पहचान माना जाता है। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यह विधि एलेक जेफरे, यह विधि एलेक जेफरे द्वारा विकसित की गई थी, द्वारा विकसित की गई थी, द्वारा विकसित की गई थी, तथा किसी भी व्यक्ति की, तथा किसी भी व्यक्ति की यह विशिष्ट पहचान है, तथा किसी भी व्यक्ति की यह विशिष्ट पहचान है, जिसके द्वारा अपराधियों की पहचान, जिसके द्वारा अपराधियों की पहचान, जैविक माता पिता, जैविक माता पिता, ये तो होते बायोलॉजिकल मदर फादर, एक अडॉप्ट भी कर लेते हैं बच्चों को, वो दूसरे मदर फादर हुए। तो जैविक माता पिता तथा मृत व्यक्ति की, तथा मृत व्यक्ति की पहचान स्थापित की जा सकती है, तथा मृत व्यक्ति की पहचान स्थापित की जा सकती है, पहचान स्थापित की जा सकती है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, इसके लिए हम लोग कुछ नमूने को लेंगे, कोशिका के कुछ नमूने को लेंगे, और सबसे अच्छा है रक्त। लिखिए, इसके लिए रक्त जैसे नमूने को, इसके लिए रक्त जैसे नमूने को लिया जाता है, तथा अनुवांशिक पदार्थ, तथा अनुवांशिक पदार्थ के भाग, तथा अनुवांशिक पदार्थ के भाग, और आप जानते हैं कौन सा भाग है ये, ब्रैकेट में लिख लोगे एचटीआर, अनुवांशिक पदार्थ के भाग को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, एंजाइम की मदद से काटा जाता है।
काटा जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काटा जाता है। अब देखो इसी तरह का कुछ एंजाइम हम लोग क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं। तो क्रिस्पर कैस9 में कैस9 एंजाइम है, तो उसे कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर सीजर है। तो यूपीएससी ने आपको प्रश्न पूछा है पीटी में कि मॉलिक्यूलर सीजर क्या है। तो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी में क्या है मॉलिक्यूलर सीजर, कैस9 एंजाइम है जो मॉलिक्यूलर सीजर। अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पूछेंगे तो क्या, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे इस तरह के एंजाइम को आणविक कैंची मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। लिखिए इस तरह के एंजाइम को, इस तरह के एंजाइम को, साथ साथ क्वेश्चन भी देखते चलो। इस तरह के एंजाइम को आणविक कैंची, आणविक कैंची इंग्लिश में ब्रैकेट में लिख लो, मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। इस तरह के एंजाइम को आणविक कैंची मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। ठीक है, और इस भाग पर हम एक टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं क्या, सदन ब्लॉटिंग टेस्ट। लिखिए इस अंश पर, डीएनए के इस अंश पर, कौन सा अंश है, एसटीआर, डीएनए के इस अंश पर एक जटिल टेस्ट, एक जटिल टेस्ट, कॉम्प्लेक्स टेस्ट, जटिल टेस्ट किया जाता है, किया जाता है, जिसे सदन ब्लॉटिंग टेस्ट, जिसे सदन ब्लॉटिंग टेस्ट, सदन ब्लॉटिंग टेस्ट की संज्ञा दी गई है, जिसे सदन ब्लॉटिंग टेस्ट की संज्ञा दी गई है, सदन ब्लॉटिंग टेस्ट की संज्ञा दी गई है। ठीक है बच्चों, फाइन। और इसमें हम लोग किस तरल का इस्तेमाल करते हैं, इसमें एक तरल का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा जान जाए। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज, लिखिए जिसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज नामक तरल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज नामक तरल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप उसको डिप करते हैं ना डीएनए के सैंपल को, उसको कहते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज। और उसके बाद इस टुकड़े को जब एक्सरे से गुजारते हैं तो क्षारक जोड़ियों का अनुक्रमण दिखता है। लिखिए इस जांच के उपरांत इस टुकड़े को जब एक्सरे से गुजारते हैं तो, इस टुकड़े को जब एक्सरे से गुजारते हैं तो, एक्सरे से गुजारते हैं तो क्षारक जोड़ियों का अनुक्रमण, क्षारक जोड़ियों का अनुक्रमण नजर आता है। क्षारक जोड़ियों का अनुक्रमण नजर आता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया। क्लियर। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अब जानना है तुम्हें बुक्स में जो नहीं मेंशन है कि मानव में एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी मौजूद हो सकते हैं। क्लियर। और उस व्यक्ति को कहेंगे ह्यूमन की मेरा, थोड़ा सा जानना है, समझना है, बाद में तुम्हें लिखा दूंगा मैं, पहले देख लो इसे। देखो तुम जानते हो अच्छी तरह से और स्कूल डेज में तुमने पढ़ा होगा कि एक होता है क्या, एग सेल। ये मान लो एग है, फीमेल से निकलता है एग, जिसे हम लोग कहेंगे अंडाणु की कोशिका, अंडाणु कहेंगे। और मेल से होता है स्पर्म, शुक्राणु जिसे कहते हैं। तो ये इसे निषेचित करेगा, और जब इसे निषेचित करेगा तो निर्माण किस चीज का होगा, निर्माण होता है जिसे हम लोग कहते हैं जाइगोट, जाइगोट का निर्माण। क्लियर। तो हम लोग सब शुरुआत में जाइगोट ही थे, मदर फादर के सेल्स आए और हमारा निर्माण हुआ। तो मदर से भी क्रोमोसोम, फादर से भी क्रोमोसोम आकर निषेचन हुआ, तो हम लोग शुरुआत में हम लोग सभी जाइगोट के रूप में ही थे। अब देखो कभी कभी हो सकता है, उसके कई कारण हो सकते हैं, हार्मोनल गड़बड़ी के कारण भी हो सकते हैं, पर्यावरण के कारण भी हो सकते हैं, वो उसके 1000 कारण हो सकते हैं। कभी कभी जाइगोट में विभाजन आ जाएगा। क्लियर। तो दो एक समान से जाइगोट विकसित होंगे,
एक समान से जायगोट विकसित होंगे। और यह जो है माँ के गर्भ में, ये देखो माँ का गर्भ है, ये जहां से हम लोग सभी आए हैं। तो ये जो माँ का गर्भ होता है ना, इसमें देखोगे तो ये जो तरल मौजूद होता है, इसमें जो भ्रूण है वो गोते खाते रहता है। क्लियर? ये मान लो कि एक भ्रूण है यहाँ, और इसे कहते हैं हम लोग प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी कह सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड भी कह सकते हैं, जिससे पोषक तत्व दिए, हाँ, ऑक्सीजन वगैरह सारे पोषक तत्व इसी से ग्रहण करता है, और ये भ्रूण है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अब मुझे कुछ बोलने दो। तो हम लोग ऐसे देखो, इस तरल को हम लोग कहते हैं क्या? इस तरल को कहते हैं एमनियोटिक तरल। एमनियोटिक तरल। क्लियर? और ये क्या है? ये फीटस है, जिसे कहते हैं भ्रूण। जो होता है ना भ्रूण हत्या भारत में, तो फीटस है, भ्रूण। और यहां पर इस भाग को कहते हैं हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड, या इसी भाग को कहते हैं प्लेसेंटा भी, जिससे जो भ्रूण है उसे पोषक तत्व मां के द्वारा दिया जा रहा है। क्लियर? और यहां पर आप देखेंगे थोड़ा बहुत ब्लड भी रहता है, जिसे कहते हैं परिधीय रक्त, पेरिफेरल ब्लड, लेकिन वो सब जानना जरूरी है। क्लियर? लेकिन मानव, ये अगर वूम को देखते हैं, माँ के गर्भाशय को देखते हैं, तो माँ के गर्भाशय यही है, इस तरह के नजर आते हैं। फाइन। अब इसमें क्या है कि ये जो सैक है, ये जो थैला है, इसे कहते हैं हम लोग एमनियोटिक सैक। एमनियोटिक सैक। और मान लो माँ को कहीं किसी तरह की गड़बड़ी महसूस हो रही हो, किसी तरह का दर्द महसूस हो रहा हो, तो एक टेस्ट करा जाता है, और उसे हम लोग कहते हैं एमिनोसेंटेसिस। ठीक है? एमिनोसेंटेसिस में क्या है कर रहे हैं बच्चे? एक हम लोग नीडल लेंगे, खोखला नीडल लेते हैं, खोखला ऐसे करके इंसर्ट करेंगे माँ के गर्भाशय पे। ठीक है? और थोड़ा सा एमनियोटिक तरल हम लोग निकाल देंगे। क्लियर? एमनियोटिक तरल में इस भ्रूण की कोशिकाएं मौजूद हैं। समझ रहे हो? ये जो बच्चा जन्म लेगा उसकी कोशिका उस एमनियोटिक तरल में है, तो उस एमनियोटिक तरल में से कोशिकाओं को लेकर अध्ययन किया जाएगा कि क्या इसमें कोई आनुवांशिक गड़बड़ी तो नहीं है। जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, एमिनोसेंटेसिस में पता चल जाता है, तो माँ और बाप को ये बताया जाता है कि भाई आप इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो, क्योंकि बच्चे का अगर जन्म भी अगर हो गया तो इसे अधिक देर तक आगे ले जाना मुश्किल हो जाएगा। माँ बाप तो जिंदगी भर जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है? तो उन्हें कौन सपोर्ट करेगा फिर? एमिनोसेंटेसिस इसी के लिए कराया जाता है। तो ये जो जांच है इसे हम लोग कहते हैं क्या? एमिनोसेंटेसिस। भारत में, खास करके उत्तरी भारत में, सारे गलत कारणों के लिए जाना जाता है। तुम जानते हो, भ्रूण हत्या इससे जुड़ा हुआ है। लड़का लड़की लिंग पता करते हैं वो एमिनोसेंटेसिस से, और अब तो लिंग बहुत ही से पता चल सकता है, लेकिन इसे बैन कर देना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर इसे, उसका पॉजिटिव भी तो देखो, उसका काम क्या है। डाउन सिंड्रोम जैसे बीमारी को पकड़ता है वो, तो एमिनोसेंटेसिस किया जाता है। अब देखो, ये जब एक तरह के दो जायगोट बने तो ये क्या होगा ना, जनरली जब ये ट्विंस बनेंगे, इसे कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, तो ये मां के गर्भाशय में इस तरह से होंगे, दो एमनियोटिक सैक में रहेंगे। क्लियर? ये दो एमनियोटिक सैक में रहेंगे, इनका एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगा नहीं, अलग अलग एमनियोटिक फ्लूइड है। समझ रहे हो निशा? अच्छे ध्यान आ रहा है ना सर? इनका एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगा ही नहीं, ये अलग अलग एमनियोटिक थैली में मौजूद है। तो ये जो बच्चे हैं, इनका जन्म होगा तो ये लगेंगे एक तरह के, देखने में एक जैसे, आंख नाक कान मुंह, और माता पिता उसे एक ही तरह के कपड़े भी पहना देते हैं, तो समानता और अधिक नजर आती है। क्लियर? समानता, आइडेंटिकल को और आइडेंटिकल वो कर देते, नहीं देते अच्छी तरह से। लड़की है तो एक ही तरह का फ्रॉक दोनों को पहना देते हैं, पता नहीं क्या तो और आइडेंटिकल से बना देते हैं। तो इस तरह से आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। लेकिन ये याद रखना कि आइडेंटिकल ट्विंस का जेनेटिक मेकअप एक जैसा होता है। क्या है? उनकी आनुवांशिक संरचना एक जैसी है। क्यों? क्योंकि जायगोट का विभाजन हुआ है। फाइन? उनकी, हाँ, दोनों में अंतर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि मदर के वूम में ब्लड सप्लाई में अंतर हो गया हो एक दूसरे से, तो थोड़े बहुत विशेषताएं इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन
जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, अनुवांशिक पदार्थ जो है उनके वो एक ही जैसे रहेंगे। क्लियर? लेकिन देखो कभी कभी वुमेन के साइकिल में क्या होता है कि 2 ओवम रिलीज हो जाएंगे। अब तो ये आपने देख लिया, क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो एक से अधिक अगर एग सेल रिलीज हो जाता है फीमेल से उनके साइकिल में, तो इसका मतलब है कि फादर के जो स्पर्म होंगे वो मदर के दोनों एग सेल को निषेचित कर सकते हैं, तो 2 जाइगोट का निर्माण होगा। और ये तो 2 जाइगोट है, इनकी अनुवांशिक संरचना एक जैसी नहीं है। ये वैसे ही जैसे भाई बहन या भाई भाई, तो मेरी अनुवांशिक संरचना मेरे भाई से नहीं मेल खाएगी, क्योंकि अलग समय में अलग प्रकार का निषेचन हुआ था, उन्हीं पदार्थों से, उन्हीं माँ बाप से हुआ है, लेकिन अलग समय पे हुआ है, टाइमिंग उनका अलग है। तो ये क्या हो रहा है कि 2 जाइगोट का निर्माण हुआ, तो ये भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं। तो इस तरह के ट्विंस जब जन्म लेंगे तो ये भी क्या होता है ना कि ये भी इसी तरह से एमनियोटिक सैक में मौजूद हो सकते हैं। तो इस तरह के ट्विंस को आपने देखा होगा कि एक जैसे ट्विंस दिखते नहीं है कभी कभी, तो इस तरह के ट्विंस को कहते हैं बंधुत्व जुड़वा बच्चे। एक हुआ समान जुड़वा बच्चे, आइडेंटिकल ट्विंस, और ये इसे कहते हैं हम लोग फ्रेटर्नल ट्विंस। बायोलॉजी के लहजे से उसे कहेंगे क्या? उसे कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस को मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक जाइगोट से निकले हैं, और इसे कहेंगे डाइजाइगोटिक ट्विन, 2 जाइगोट से बने हैं। क्लियर? इसे कहेंगे डाइजाइगोटिक ट्विन, 2 जाइगोट से बने हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखें, एमिनो सिंथेसिस आप जानते हो, तो यहाँ पर देखें कि कभी कभी ये भी संभव है कि जब फ्रेटर्नल ट्विंस है वो माँ के गर्भ में भ्रूण के रूप में एक ही एमनियोटिक सैक में मौजूद हो, एक ही एमनियोटिक तरल में मौजूद हो, और एक ही प्लेसेंटा से पोषक तत्व ग्रहण कर रहे हैं। क्लियर? जब मां के गर्भ में इस तरह के फ्रेटर्नल ट्विंस, बंधुत्व जुड़वा बच्चे के भ्रूण मां के गर्भ में एक ही एमनियोटिक थैली में मौजूद हो, एक ही प्लेसेंटा को शेयर कर रहे हो, ठीक है, एक ही एमनियोटिक तरल में मौजूद हो, तब हो सकता है क्या, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए की कोशिकाएं यहां तैर रही हैं और बी की कोशिकाएं भी तैर रही हैं, तो गर्भाशय में क्या होगा कि बी की कोशिका को ए अब्सॉर्ब करेगा और ए की कोशिका को बी अब्सॉर्ब करेगा। समझ रहे मेरी बात को? इस तरह के जब बच्चे जन्म लेंगे तो उनमें एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट होगा, क्योंकि एक प्रकार से अधिक कोशिकाएं हैं उनमें, एक है उनका अपना और एक है उनके भाई या बहन का। क्लियर? एक है उनके भाई या बहन का। इसे कहेंगे क्या? इसे कहेंगे ह्यूमन कीमेरा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक से अधिक मौजूद है। अभी आ जाएंगे चाचा वाले बात है। और कभी कभी क्या हो सकता है कि ये जो जाइगोट है जिसका निर्माण होता है वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और एक जाइगोट बन जाएंगे। तो यहां थे तुम्हारे चाचा जिनका जन्म ही नहीं हुआ। क्लियर? और वो क्या हुआ, पापा के जाइगोट से, फादर के जाइगोट से आकर जुड़ गए, पापा का जन्म हुआ, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। हाँ, देखो माँ में, यहाँ तो माँ और बाप की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात है कि ह्यूमन जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है एक अपना भी है और एक उसके भाई बहन का भी है, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फेल कर जाएगा उसमें। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे विशिष्ट पहचान नहीं मानी जा सकती, और भी चीज को लाइए विशिष्ट पहचान के रूप में। और उसके बाद देखो कभी कभी ये भी है कि 2 जाइगोट जो है वो जुड़कर एक जाइगोट बन जाएंगे। तो यहाँ पर थे अंकल जिनका जन्म ही नहीं हुआ, लेकिन अंकल का जो जेनेटिक मेकअप है वो फादर में आ गया। क्लियर? फादर का जन्म हुआ तो मेरे शरीर में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक मेरी है रिप्रोडक्टिव सेल्स, प्रजनन कोशिका, और प्रजनन कोशिका को छोड़कर जितने भी हाथ पैर सब में कोशिका देखते हो उसे कहते हैं हम दैहिक कोशिका, सोमैटिक सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स और सोमैटिक सेल्स, प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रकार की, मूलतः मोटे तौर पर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक आपका रिप्रोडक्टिव सेल है, प्रजनन की कोशिका, और दूसरा है आपका दैहिक कोशिका। तो हुआ क्या कि प्रजनन कोशिका जो
पिता की थी, उनमें अनुवांशिक पदार्थ उनके भाई का था, अंकल का था। इसलिए अंकल का जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन जैविक रूप से यह पाया गया कि बच्चा अंकल का है, चाचा का है, लेकिन विरोधाभास यह थी कि अंकल का कभी जन्म ही नहीं हुआ। तो इस तरह के जो किमेरिज्म है, जिसमें दो जायगोट मिलकर एक जायगोट बनते हैं, तो उसे कहते हैं टेट्रागेमेटिक किमेरिज्म। टेट्रागेमेटिक मतलब, टेट्रा मतलब चार होता है, 1 2 3 4 फ्यूज होके आए हैं एक में, तो इसे कहेंगे क्या? टेट्रागेमेटिक किमेरिज्म। समझ आया? फाइन। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, एक से अधिक हो सकते हैं किसी व्यक्ति में। और एक अपवाद और भी है, माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो गर्भाशय को साफ किया जाता है, ठीक है, ताकि, और प्रिकॉशनरी मेजर है, किसी भी ऑपरेशन में अगर देखो माँ का बच्चे को जन्म दे रही है, तो गर्भाशय को जो हेल्थ वर्कर है या नर्स है, वो क्या करेगी, हाथ डालकर पूरे कचड़े को निकालकर एक्सट्रैक्ट करके हटाती है। वो प्रिकॉशनरी मेजर है, क्योंकि इन्फेक्शन माँ के गर्भ में फैले नहीं, अगली बार इन्फेक्शन किसी तरह का नहीं है। लेकिन माँ के गर्भाशय को साफ होने के उपरांत भी बच्चे का कोशिका उसमें मौजूद हो सकता है, और वो माँ के शरीर के द्वारा ही अवशोषित हो जाएगा। तो माँ बन जाएगी ह्यूमन की मेरा, जिसमें एक डीएनए फिंगरप्रिंट उनका है और एक उनके बच्चे का। क्लियर? डीएनए फिंगरप्रिंट, हाँ केस है तभी तो आ रहा है पूरा तुम्हारा, बगैर कैश का कैसे आ रहा है ये सारा? तो एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उनका है, एक उनके बच्चे का, तो वहां पर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फेल कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अध्ययन किया, उसके बाद बोला कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को नहीं मानी जा सकती है पहचान। क्लियर? और कभी कभी हो सकता है कि मान लो ये जायगोट निर्मित हुआ, और ये जायगोट जब निर्मित हुआ, एक सामान्य केस बोल रहा हूं, ये जायगोट जब निर्मित हुआ, तो इस जायगोट में म्यूटेशन आ गया। म्यूटेशन को कहते हैं हिंदी में उत्परिवर्तन। और वो क्या होता है? अचानक जीनों में होती है क्या? बदलाव। उसके कई कारण, पर्यावरण भी हो सकता है, प्रदूषण भी हो सकता है। तो जब बच्चे का जन्म होगा, तो इसमें एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट मौजूद होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि इसके डीएनए फिंगरप्रिंट जो है मदर और फादर से मैच ही नहीं खाएंगे, क्योंकि ये म्यूटेशन के कारण हुआ है। तो यह जो प्रक्रिया जिसके द्वारा इस बच्चे में एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट मौजूद हो, इस प्रक्रिया को कहते हैं मोजेकिज्म। और इसके कारण भी डीएनए फिंगरप्रिंट एक से अधिक हो सकता है। यूपीएससी इससे ज्यादा नहीं जाएगा, बहुत है। क्लियर? नॉट मोर देन दिस। तो ये जानेंगे आज अच्छी तरह से। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा एमिनोसेंटेसिस का जिक्र करते हैं, ठीक है? एमिनोसेंटेसिस क्या है, क्योंकि उस बच्चे को पिक्चर तो ले लिया उन्होंने, लेकिन जानना है कि एमिनोसेंटेसिस होता क्या है। और उसके बाद हम लोग आते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस कंडीशन में एक से अधिक हो सकते हैं किसी व्यक्ति में, ठीक है? ठीक है, एमिनोसेंटेसिस। थोड़ा सा इसका फिगर को एक बार ऐसे ही देख लो, और मैंने आपको बताया है, देखिए, मां के गर्भ में पल रहे एमिनो सिंथेसिस, एमिनोसेंटेसिस, मां के गर्भ में पल रहे भ्रूण की, मां के गर्भ में पल रहे भ्रूण के आनुवांशिक गड़बड़ी को जानने के लिए, आनुवांशिक गड़बड़ी को जानने के लिए, आनुवांशिक गड़बड़ी को जानने के लिए यह जांच कराया जाता है। आनुवांशिक गड़बड़ी को जानने के लिए यह जांच कराया जाता है, जांच कराया जाता है, जिसके अंतर्गत एक खोखले सुई को, एक खोखले सुई को, सुई को, नीडल, सुई को, खोखले, हॉलो, खींचोगे कैसे? सुई को मां के गर्भाशय में डालकर, मां के गर्भाशय में डालकर एमनियोटिक, एमनियोटिक तरल को, एमनियोटिक तरल को अंशगत, थोड़ा सा
अंशगत, ऐसा नहीं कि पूरा निकाल देंगे, अंशगत निकाला जाता है, अंशगत निकाला जाता है, जिसमें भ्रूण की कोशिकाएं भी मौजूद होती हैं, जिसमें भ्रूण की कोशिकाएं भी मौजूद होती हैं, भ्रूण की कोशिकाएं भी मौजूद होती हैं, कोशिकाएं भी मौजूद होते हैं, जिसका अध्ययन कर, जिसका अध्ययन कर आनुवांशिक गड़बड़ी को, आनुवांशिक गड़बड़ी को, जिसका अध्ययन कर आनुवांशिक गड़बड़ी को पहचाना जाता है, आनुवांशिक गड़बड़ी को पहचाना जाता है। ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम है तो आनुवांशिक गड़बड़ी है, तथा ये सलाह दी जाती है कि माता पिता को किसे अबॉर्ट कर दे, तो ये एमिनोसेंटेसिस है। अब आप फिर से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में और देखते हैं कि ह्यूमन कीमेरा क्या है, मानव कीमेरा किसे कहते हैं, लिखिए मानव कीमेरा, मानव कीमेरा, इंग्लिश में भी लिख लो क्योंकि स्पेलिंग वगैरह में कभी दिक्कत हो जाए। ह्यूमन कीमेरा, देखो कुछ जैसे होते हैं ना, बाज को देखो तो नहीं, बाज को नहीं, वो क्या कहते हैं, बैट, चमगादड़, चमगादड़ को देखो तो उन्हें कीमेरा तुम कह सकते हो। कीमेरा वह ऑर्गेनिज्म है, वह प्राणी है जिसमें एक से अधिक जीनोम मौजूद होते हैं। चमगादड़ को देखो तो उनके पंख तो तुम्हें नजर आते हैं कि भाई बर्ड्स के जैसे, पक्षी के जैसे, लेकिन उन्हें देखा है कभी, वो तुम्हें नजर आएंगे चूहे के जैसे, तो उसे कहेंगे हम लोग कीमेरा। तो मानव कीमेरा वह व्यक्ति होगा जिसमें एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मौजूद हो। देखिए मानव कीमेरा वह व्यक्ति है, मानव कीमेरा वह व्यक्ति है जिसमें एक से अधिक, जिसमें एक से अधिक, एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट मौजूद होते हैं, जिसमें एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट मौजूद होते हैं। यह निम्नलिखित स्थितियों में संभव है, यह निम्नलिखित स्थितियों में संभव है। जब, पहला लिखे फर्स्ट, जब बंधुत्व जुड़वा बच्चे के भ्रूण, इंग्लिश में भी लिखते चलो, फ्रेटर्नल ट्विंस, जब बंधुत्व जुड़वा बच्चे के भ्रूण गर्भाशय में, गर्भाशय में एक ही एमनियोटिक थैली, एक ही एमनियोटिक थैली में मौजूद हो, एमनियोटिक थैली में मौजूद हो, तथा एक ही, तथा एक ही एमनियोटिक तरल में स्थित हो, एक ही एमनियोटिक तरल में स्थित हो। तो इस तरल के माध्यम से, तो इस तरल के माध्यम से कोशिकाओं का, इस तरल के माध्यम से कोशिकाओं का आदान प्रदान, कोशिकाओं का आदान प्रदान, इस तरल के माध्यम से कोशिकाओं, क्योंकि एक ही तरल में है वो, कोशिकाओं का आदान प्रदान संभव हो जाता है, जो एक दूसरे में अवशोषित हो जाते हैं, जो एक दूसरे में अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों में जब बच्चे का जन्म होगा तो उनमें क्या होंगे, एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट मौजूद होंगे। देखिए बच्चों का जब जन्म होता है तो, बच्चों का जब जन्म होता है तो, जन्म होता है तो उसमें एक से अधिक, जन्म होता है तो उसमें एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट मौजूद होते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट मौजूद होते हैं।
क्लियर। और जब कोशिकाओं के अवशोषण के कारण मानव में एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट मौजूद हो तो उस प्रक्रिया को कहते हैं कीमेरिज्म। देखिए, जब कोशिकाओं के अवशोषण के कारण, जब कोशिकाओं के अवशोषण के कारण, कोशिकाओं के अवशोषण के कारण, अवशोषण के कारण मानव में एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट मौजूद हो, मानव में एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट मौजूद हो, एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट मौजूद हो, तो उस प्रक्रिया को, तो उस प्रक्रिया को कीमेरिज्म, तो उस प्रक्रिया को कीमेरिज्म की संज्ञा दी जाती है। क्लियर, फाइन। और ये सब नहीं बताना है कि अंकल कहाँ थे, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। टेट्राग्रामेटिक कीमेरिज्म क्या है वो सब जानना जरूर, उतना उतने हद तक यूपीएससी जाएगा ही नहीं, सिर्फ कीमेरिज्म जानो, फाइन। और कभी कभी ये भी संभव, तो पहले स्थिति ये हो गया। दूसरी स्थिति क्या है कि बच्चे के जन्म के उपरांत गर्भाशय में उसकी कोशिका मौजूद हो सकती है जो मां के शरीर द्वारा अवशोषित होगी और मानव की मेरा निर्मित होगा। देखिए दूसरी स्थिति, बच्चे के जन्म के उपरांत, बच्चे के जन्म के उपरांत, बच्चे के जन्म के उपरांत उसकी कोशिका मां के गर्भाशय में मौजूद हो सकती है, उसकी कोशिका मां के गर्भाशय में मौजूद हो सकती है, मां के गर्भाशय में मौजूद हो सकती है, मौजूद हो सकती है, जो मां के शरीर द्वारा ही अवशोषित होगी, जो मां के शरीर द्वारा अवशोषित हो सकती है, मां के शरीर द्वारा अवशोषित हो सकती है। क्लियर। और मानव की मेरा कौन बन सकता है? इस स्थिति में मां मानव की मेरा बन सकती है। लिखिए, इस स्थिति में, इस स्थिति में मां मानव की मेरा बन सकती है, इस स्थिति में मां मानव की मेरा बन सकती है। स्टेम सेल भी शुरू करेंगे अभी। हाँ बहुत है, तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी में तो हालत खराब हो जाएगा तुम्हें। क्या नहीं, टारगेट पूरा नहीं हुआ अभी, अभी तुम रुको। टारगेट तो मैं लेकर आया था, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, अपनी झोली में कुछ एक्स्ट्रा भी रखता हूँ वो कि एक टारगेट अगर पूरा हो गया तो दूसरा शुरू कर लो। हाँ, इसलिए थोड़ा करना है बच्चों, डट के करना है, खत्म कर देना है इसे, फाइन। और ये सब चीजों को और थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी भी चलाएंगे। क्वेश्चन में खोज खोज के, मेरे पास तो क्वेश्चन का था है, आज भी बना कर आया हूँ, डाल कर आया हूँ, 9 बजे अपलोड हो जाएगा खुद का खुद तो तुम लोग ये क्वेश्चन तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी के छाट छाट के जो करंट अफेयर्स में नए नए आए हैं ना, वो एक दिन सब ला के तुम्हें कराना शुरू करता हूँ, ताकि तुम उसको थोड़ा वो भी जान जाओ और दोनों तरफ से अपडेटेड रहो। जैसे बायो F3 पॉलिसी क्या है, तो ये सब जो जितने भी हैं वो सारे स्टार्ट कर रहे। अब देखो, जो 10 वर्ष पहले क्वेश्चन पूछे गए वो अभी नहीं पूछेंगे। जैसे सभी क्वेश्चन आएंगे मेंस में, आपको मेंस एकदम लिखना पड़ेगा इसे। थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, इसमें ज्यादा तो अंदर गया ही नहीं है कुछ, ये आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है। आपको इतना जानना है कि आप ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकते, इतना साइंस टेक्नोलॉजी समझना है, ठीक है। और इसीलिए वो पूरा देखेंगे तो जनरल स्टडीज का साइंस टेक्नोलॉजी है, वो नहीं कि जाके स्पेसिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है कि नैनो रिसर्च करो उसमें तुम, तो थोड़ा सा जानेंगे। अब देखो, एक और स्थिति है, लास्ट स्थिति, और उसमें क्या होता है कि कभी कभी जायगोट में उत्परिवर्तन आ सकता है जिसके कई कारण हो सकते हैं, और मानव की मेरा उस स्थिति में भी निर्मित होगा, लेकिन उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को कहेंगे मोज़ेकिज्म, ठीक है। लिखिए, कभी कभी, कभी कभी जायगोट में, कभी कभी जायगोट में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन कई कारणों से आ सकता है, उत्परिवर्तन कई कारणों से आ सकता है। कभी कभी जायगोट में उत्परिवर्तन कई कारणों से आ सकता है, जिसके कारण एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट, एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट मानव में मौजूद होंगे, जिसके कारण एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट मानव में मौजूद होंगे। लेकिन देखो, अगर उत्परिवर्तन के कारण
एक से अधिक डीएनए फिंगरप्रिंट मानव में मौजूद हुए हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मोज़ेकिज्म। देखिए, इस प्रक्रिया को मोज़ेकिज्म की संज्ञा दी जाती है। इस प्रक्रिया को मोज़ेकिज्म की संज्ञा दी जा सकती है। बच्चों, क्लियर? फाइन। अचल बाबू बताएं, डीएनए फिंगरप्रिंट और ह्यूमन जीनोम में क्या अंतर है? देख कर कौन बताएगा मुझे डीएनए फिंगरप्रिंट और ह्यूमन जीनोम में अंतर? जनिस्ता ट्राई करो, क्लियर होना चाहिए। हाँ बोलो 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 बोलो। गलती होगा तो क्या, जीन तो है, लेकिन ह्यूमन जीनोम और डीएनए फिंगरप्रिंट में क्या अंतर हुआ? पढ़ा दिया, लिखा दिया, आप बताओ। हाँ हाँ, अगर उसकी आनुवांशिक संरचना का अध्ययन करते हैं, क्षारक जोड़ियों के अनुक्रम को देखते हैं, एक बार जाके पढ़ लेना आज, ठीक है? क्षारक जोड़ियों के अनुक्रम को देखते हैं तो उसे कहेंगे मानव जीनोम, और 1% से कम जो अंतर है हमें जीन में, उसकी आनुवांशिक संरचना को देखते हैं, क्षारक जोड़ियों का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लियर? कहां पर मौजूद है वो अंतर? एसटीआर में, शॉर्ट रैंडम रिपीट्स में, ठीक है? तो ये थोड़ा सा तुम लोग ध्यान रखना। अब देखो, एक ये तो तुम्हारा टॉपिक खत्म हुआ, एक मानव जीनोम, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक से अधिक कैसे मौजूद हो सकते हैं। अब यहाँ शुरू करते हैं हम लोग एक टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं स्तंभ कोशिकाएं, स्टेम सेल, ठीक है? हिंदी में कई जगहों पर लिखा जाता है उसे स्तंभ कोशिकाएं भी, लेकिन अच्छा होगा कि स्टेम सेल ही लिखे। और स्टेम सेल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें भी यूपीएससी में क्वेश्चन आए। देखो क्या क्या आया क्वेश्चन। सोमेटिक स्टेम सेल भी पूछा उन्होंने, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी पूछा है, उसके बाद पूछा है कि आर्टिफिशियल स्टेम सेल बनाए जा सकते हैं कि नहीं, और ये भी पूछा है कि इसके एप्लीकेशन क्या है। साइंस टेक्नोलॉजी में मेंस में तुम्हें पूछते हैं वो एप्लीकेशन, लेकिन पीटी में वो क्या करेंगे कि आपको घुमा देंगे इधर उधर, नॉलेज पूछेंगे, आपका बेस टेस्ट होगा वहां पर। क्लियर? अब देखो, ये हुआ एक जायगोट, और जायगोट निषेचन के उपरांत निर्मित होगा। लेकिन जायगोट को देखो तो ये एक कोशिका है, सिंगल सेल है, ठीक है? लेकिन आप में कितनी कोशिकाएं मौजूद है? बहुत सारी, असंख्य कोशिकाएं मौजूद है। तो जायगोट का निर्माण जब होता है तो लेटर स्टेज जायगोट निर्माण का एक स्टेज आता है, और इस स्टेज में देखेंगे कि एक कोशिका से अनेक कोशिका बन रहे हैं। मान लो कि यहां पर हमने 8 कोशिकाएं ले ली, ये 8 से 15-16 कोशिका बनते हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ कोशिकाएं ले ली। इस स्टेज को हम लोग कहते हैं क्या? इस स्टेज को कहते हैं टोटीपोटेंट। नाम से डरना मत, मरूला, इंग्लिश में टोटीपोटेंट मरूला। यहां जो कोशिकाएं हैं उनकी विशेषता है टोटीपोटेंसी। ये जो कोशिकाएं आप देख रहे हो ना, 8 से 15 मैंने बोले कि लगभग निर्मित होते हैं इसमें, तो इन कोशिकाओं की विशेषता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? टोटीपोटेंसी। तो जब हम लोग कहते हैं कोशिकाओं की पोटेंसी, तो कोशिकाओं की पोटेंसी का अर्थ यह है कि इस प्रकार की कोशिकाओं में यह क्षमता होगी कि वो अन्य कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकता है, ठीक है? जैसे स्किन की कोशिका है तो वो आंख की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं, फाइन। तो इस जो पोटेंसी शब्द है, इसका मतलब है कि यह कोशिकाओं की यह क्षमता है जिसके द्वारा वो अन्य कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती है। समझ रहे हो? जब आ गया टोटी पोटेंसी, तो टोटी का मतलब हुआ टोटल। अब दिल्ली के लैंग्वेज में टोटी मत समझ जाना, ठीक है? तो टोटी का मतलब हुआ टोटल, टोटल पोटेंसी। मतलब यदि कोई कोशिका में यह क्षमता हो कि वो सभी कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती है, तो उसे कहेंगे टोटी पोटेंसी। क्लियर? फाइन। तो इसका मतलब है कि इस स्टेज में, इस चरण में, इन कोशिकाओं की यह क्षमता है कि वो किसी भी तरह की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती है। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा, बाद में पिक्चर लेना, एक और नेक्स्ट आएगा, उसे हम लोग कहते हैं क्या? ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पर कई सारी कोशिकाएं निर्मित हो गई हैं, ढेर सारी कोशिकाएं, उसे समझना है, और समझ के उसके बाद लिखोगे तब आसानी रहेगा। तो इस चरण को हम लोग कहते हैं क्या? इस चरण को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है? और यहां जो कोशिकाएं हैं
उनकी विशेषता क्या है, उसे कहते हैं प्लूरीपोटेंसी। प्लूरीपोटेंसी, अब देखो प्लूरी का मतलब है बहुल, कई, लेकिन सभी नहीं। मेनी बट नॉट एनी। मेनी और एनी में अंतर है ना, कई तरह के लेकिन सभी तरह के नहीं। तो इन कोशिकाओं में यह क्षमता है कि वो कई तरह की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं लेकिन सभी में नहीं। क्लियर? टोटीपोटेंसी और प्लूरीपोटेंसी में जो मुख्य रूप से अंतर है वो प्लेसेंटल कोशिका का है। नाभि नाड़ी जिसे कहते हैं ना, उनमें ये परिवर्तित हो सकते हैं लेकिन प्लूरीपोटेंट सेल्स जो है वो नाभि नाड़ी में परिवर्तित नहीं हो सकते। और ये जो प्लूरीपोटेंट सेल है वो आपके अलग अलग शरीर के अलग अलग भागों का निर्माण करेंगे, जैसे श्वसन तंत्र का निर्माण करेंगे, जैसे मांसपेशियों का निर्माण करेंगे। तो शरीर के अलग अलग भागों का निर्माण करते हैं, तो इनसे ये निर्मित होता है। समझ रहे हो? लेकिन इस क्रम में ये कुछ कोशिकाएं आपके शरीर में छूट जाएंगी, वैसे ही रह जाएंगी। वो प्लूरीपोटेंट तो है लेकिन आपके शरीर के विभिन्न भागों में मौजूद है। जैसे एक होता है ना बोन मैरो, क्या कहते हैं उसे हिंदी में? अस्थि मंजा। क्लियर? तो बोन मैरो में मौजूद है, डेंटल पल्प में मौजूद है, शरीर के हार्ट के बाहरी परत में, दिल के बाहरी परत में मौजूद है। तो ये जो कोशिकाएं हैं वो क्या है? प्लूरीपोटेंट तो है लेकिन वो दूसरी कोशिकाओं में परिवर्तित नहीं हो पा रहे। समझ रहे हो कि मैं अपने आप को समझा रहा हूँ? समझो, इसे बहुत जरूरी है समझना। स्टेम सेल अगर ये हो गया, समझ गए, तो उसके बाद सारा कहानी आसान है। अचल, समझ रहे हो कि नहीं? तुम बंद करो उसे, पहले लिखो। तुम लोग लिखते हुए थोड़े अच्छे लगते हो। पहले पोटेंसी लिखो, टोटी पोटेंसी लिखो और प्लूरी पोटेंसी लिखो, तब मैं आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे करके। टॉपिक क्या है बच्चों? टॉपिक है स्टेम सेल। स्टेम कोशिका या इसे स्तंभ कोशिका भी कहते हैं। स्टेम सेल्स, इंग्लिश में इसे इस तरह लिखेंगे। ये फिगर को थोड़ा याद रखना, ये फिगर मेंस में ही पूछा है, ठीक है? बना क्या लो, पिक ले लो, फोटो ले लो, ठीक है? आप पूरा बना सकते हो, आप पूरा बना सकते हो। मैंने तो थोड़ा दर्शाने के लिए बना दिया। अब टारगेट आज है कि स्टेम सेल शुरू हो जाना है और थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म कर लेंगे ताकि कल स्टेम सेल का क्लासिफिकेशन हो जाए, स्टेम सेल खत्म हो जाए, क्लोनिंग हो जाए। हाँ, अब इसे आप कंप्लीट करेंगे जल्दी। लिखिए स्तंभ कोशिका, स्टेम सेल। पहले लिखेंगे पोटेंसी, टर्म देंगे पोटेंसी। हिंदी में नहीं करना इसका क्योंकि हिंदी इसका है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा इसे हिंदी में लिख लो, पोटेंसी, ठीक है? कोशिकाओं की पोटेंसी वह क्षमता है जिसके द्वारा, कोशिकाओं की पोटेंसी वह क्षमता है जिसके द्वारा, वह क्षमता है जिसके द्वारा, क्षमता है जिसके द्वारा वे दूसरी कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं। वे दूसरी कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं, कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं, दूसरी कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है? और पोटेंसी कई प्रकार के हो सकते हैं। लिखिए, यह कई प्रकार के हो सकते हैं, यह कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला, टोटी पोटेंसी, चौथी पोटेंसी। और इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि जो टोटी पोटेंट मरुला है, जायगोट के बाद का चरण, उसकी कोशिकाओं में यह क्षमता है कि वो किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं। लिखिए, टोटी पोटेंट मरुला चरण के, टोटी पोटेंट मरुला चरण के कोशिकाओं में, टोटी पोटेंट, हाँ, टोटी पोटेंसी में लिखो, टोटी पोटेंट मरुला चरण के कोशिकाओं में, मरुला चरण के कोशिकाओं में यह क्षमता है कि
यह क्षमता है कि वे किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं। वे किसी भी प्रकार की कोशिका, यह क्षमता है कि वे किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में, वे किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं, कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे टोटिपोटेंसी। फाइन। अब देखो नेक्स्ट चरण जो है उसे कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट स्टेट, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्लूरिपोटेंसी। नेक्स्ट, हाँ, प्लूरिपोटेंसी। प्लूरिपोटेंसी इंग्लिश में भी लिख लेना साथ में। अच्छा, अब यहां पर देखना है, हाँ, तो ब्लास्टोसिस्ट चरण है, कोशिकाओं की क्षमता जो है उसे कहेंगे प्लूरिपोटेंसी। ठीक है, लिखिए ब्लास्टोसिस्ट चरण की कोशिकाओं में, ब्लास्टोसिस्ट चरण की कोशिकाओं में यह क्षमता है कि, यह विशेषता है कि, ब्लास्टोसिस्ट चरण की कोशिकाओं में यह विशेषता है कि, यह विशेषता है कि वे अनेकों प्रकार की कोशिकाओं में, वे अनेकों प्रकार की कोशिकाओं में, अनेकों प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं। वे अनेकों प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं, प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन सभी में नहीं, लेकिन सभी में नहीं। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्लूरिपोटेंसी। क्लियर। और ये देखा गया है कि टोटिपोटेंट कोशिका जो है वो नाभि नाड़ी की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन प्लूरिपोटेंट कोशिका इन कोशिकाओं में परिवर्तित नहीं हो सकती है। देखिए इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में, इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में, मतलब टोटिपोटेंसी और प्लूरिपोटेंशियल, इन दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में अंतर नाभि नाड़ी की कोशिकाओं का है। नाभि नाड़ी इंग्लिश में भी लिखना उसे, क्योंकि सब जगह नाभि नाड़ी नहीं आता है ट्रांसलेशन। नाभि नाड़ी इंग्लिश में लिखोगे प्लेसेंटल, नाभि नाड़ी कोशिकाओं का है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि टोटिपोटेंट कोशिका नाभि नाड़ी की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती है, प्लूरिपोटेंट कोशिका उसमें परिवर्तित नहीं हो सकती है। टोटिपोटेंट जो सेल्स है ना वो प्लेसेंटल सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन जो प्लूरिपोटेंट सेल्स है वो प्लेसेंटल सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। क्लियर। अब प्लूरिपोटेंट जो कोशिका है उससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, लेकिन इस क्रम में कुछ प्लूरिपोटेंट कोशिका छूट जाते हैं जो मानव शरीर में अलग अलग स्थानों पर मौजूद होते हैं। क्लियर। उन्हें हम लोग कहेंगे सोमैटिक स्टेम सेल। सोमैटिक स्टेम सेल का मतलब क्या हुआ कि पहले तो जानेंगे कि स्टेम सेल जो हम लोग कहते हैं ना, यहाँ पर ये मुझे याद दिलाना कहाँ तक मैंने लिखा है, मैं पहले समझा देता हूँ तुम्हें। देखो स्टेम सेल का मतलब ये है कि स्टेम सेल वैसे कोशिकाओं को कहते हैं जो अपने तरुणावस्था में मतलब यूथफुल स्टेज, बूढ़े नहीं हुए वो। क्लियर। जो अपने तरुणावस्था में और उनकी जो, उन्हें कहा जा सकता है कि तरुणावस्था में है, तो एक जो शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो कुशन चरण में है। कुशन चरण का मतलब है बायोलॉजी के क्षेत्र में कुशन चरण तब कहा जाता है जब कोशिका अपना कोशिका विभाजन नहीं करती है, तो उस चरण को कहते हैं कुशन चरण। मतलब जैसे थे वैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेल तो छूट गए थे ना, वो जैसे है तुम्हारे शरीर में वैसे ही रह गए। तुम्हारा जन्म हो गया लेकिन कुछ कोशिका वैसे ही छूट गए, वो तुम्हारे मानव शरीर के विभिन्न भागों में मौजूद है। क्लियर। लेकिन उनकी विशेषता क्या है आप जानते हैं? प्लूरिपोटेंसी। वो अनेक कोशिका में परिवर्तित होंगे लेकिन खुद नहीं परिवर्तित होंगे। तो जब तुम उसे निकालोगे और उनमें कुछ रासायनिक निर्देश दोगे, केमिकल इंस्ट्रक्शंस दोगे, तो मानव शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाएंगे और जिससे उत्तक का निर्माण हो सकता है, अंग का निर्माण हो सकता है। इस तरह की कोशिकाओं को कहेंगे स्टेम सेल्स। समझ रहे हो?
जैसे मान लो उंगली किसी का कट गया, तो आजकल तो क्या करते हैं, उंगली को पकड़ कर ले जाते हैं, गंगाराम में चले जाओगे, फोर्टिस में चले जाओगे, जोड़ देते हैं उसे। लेकिन अगर उंगली कट गया और मान लो कहीं कूड़ेदान में चला गया, तो फिर से उस उंगली का निर्माण हो सकता है स्टेम सेल की मदद से। फिर से पैरों का निर्माण हो सकता है स्टेम सेल की मदद से। लेकिन स्टेम सेल प्रौद्योगिकी जो है वो अपने शुरुआती चरण में ही है। क्लियर? फाइन। तो एक यहाँ पर ध्यान रखना है, पहली बात क्या है कि स्टेम सेल्स वैसी कोशिकाएं हैं जो अपने तरुणावस्था में है, यूथफुल स्टेज में है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि स्टेम सेल्स में कोशिका विभाजन स्वतः नहीं हो रहा है, नेचुरली नहीं हो रहा है। लेकिन आप जानते हो, और कभी भी किसी भी कोशिका में अगर कोशिका विभाजन स्वतः नहीं हो रहा हो तो उस चरण को कहेंगे कुसेंट चरण। इसका मतलब है कि जो मानव शरीर में मौजूद स्टेम सेल है वो कुसेंट चरण में ही मौजूद है। क्लियर? मानव शरीर में जो मौजूद स्टेम सेल है वो कुसेंट चरण में है, लेकिन प्लूरिपोटेंसी उनकी विशेषता है। तो अगर आप उन्हें रासायनिक निर्देश दोगे तो वो अनेक प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं, सभी में नहीं, अनेक प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं, और जिसका उपयोग कर आप उत्तक निर्माण कर सकते हैं, जिसका उपयोग कर आप अंग निर्माण कर सकते हैं। और यह प्रक्रिया जिसके तहत आप स्तंभ कोशिकाओं को लेकर अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण कर रहे हैं, अलग अलग कोशिका बना रहे हैं, तो उसे कहेंगे विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन। ठीक है? और स्टेम सेल थेरेपी इसी के लिए बनाया गया है। क्लियर? समझ आया? लेकिन देखो, एक जाकर ब्लास्टोसिस्ट चरण से एक स्टेम सेल उठा लो, खींच लो, वो भी स्टेम सेल ही है, क्योंकि प्लूरिपोटेंसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है? वो भी स्टेम सेल ही है। लेकिन क्या होगा कि अगर तुम एक भी स्टेम सेल वहां से उठाओगे, एक भी सेल को ब्लास्टोसिस्ट चरण से उठाओगे, तो पूरा ही भ्रूण नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो संपूर्ण रूप से जो भ्रूण है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सारी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। क्लियर? सारी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो जब स्टेम सेल थेरेपी की शुरुआत हुई थी तो उसमें नैतिकता पर भी प्रश्न उठाया गया था कि अगर भ्रूण से आप कोशिकाओं को ग्रहण कर रहे हैं तो इसके कारण तो भ्रूण नष्ट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन तब स्टेम सेल लेंगे कहाँ अगर भ्रूण से नहीं ले रहे हैं? तो मानव शरीर से ले सकते हैं, या यह देखते हैं कि ये कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है जिसकी विभेदीकरण की क्षमता अधिक हो। तुम लोग समझ रहे हो बच्चों? समझ आ रही है? थोड़ा थोड़ा इसको थोड़ा थोड़ा समझ आ रही है? मजेदार आती है क्या? ये नेता है, ये पोस्टर वोस्टर डालते रहता है ग्रुप में। चलो अब इससे पहले तो लिखो, तो स्टेम सेल का इंट्रोडक्शन, टारगेट यही कि स्टेम सेल का इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है? लिखो। देखो कहाँ लास्ट क्या लिखा है पहले ये बताओ। ठीक है, अच्छा लिखो, प्लूरिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट कोशिकाओं से, प्लूरिपोटेंट कोशिकाओं से, प्लूरिपोटेंट कोशिकाओं से मानव शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। प्लूरिपोटेंट कोशिकाओं से मानव शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, अंगों का निर्माण होता है। लेकिन इस क्रम में विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, लेकिन इस क्रम में कुछ कोशिकाएं मानव शरीर में छूट जाती हैं, कुछ कोशिकाएं मानव शरीर में छूट जाती हैं, जो अस्थि मज्जा समझते हो ना, बोन मैरो, जो अस्थि मज्जा हृदय के बाहरी भाग, बोन मैरो से लिख लेना अगर नहीं समझ पाओ बाद में तो। बोन मैरो, अस्थि मज्जा, हृदय के बाहरी भाग, हृदय के बाहरी भाग, हृदय के बाहरी भाग तथा मसूड़ों में मौजूद होते हैं, मसूड़ों में मौजूद होते हैं। डेंटल पल्प जो है
मसूड़ों में मौजूद होते हैं तथा अपनी विशेषता को बनाए रखते हैं, तथा अपनी विशेषता को बनाए रखते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन आज कर लो कि स्टेम सेल दरअसल होते क्या है, ठीक है, ताकि मैं तुम्हें कल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊं स्टेम सेल का, और कुछ चीजें हैं स्टेम सेल में जानने, जैसे एक को कहते हैं आईपीएस सेल्स, इंडियन पुलिस सर्विस नहीं, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो वो कृत्रिम रूप से निर्मित जो स्तंभ कोशिकाएं हैं, उस पर अभी तक प्रश्न तो आपको आया नहीं है, लेकिन संभवतः वो पूछ देंगे आपको कभी ना कभी। तो वो क्या है, थोड़ा सा कैंसर स्टेम सेल क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या है, सोमैटिक स्टेम सेल क्या है, हीमेपोएटिक स्टेम सेल पूछा है उन्होंने, क्या है मेसेनकाइमल स्टेम सेल क्या है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए स्टेम सेल थेरेपी को कंप्लीट करेंगे। अब लिखे स्टेम सेल, स्टेम कोशिका, स्टेम सेल्स, हाँ, जो पूरा मैंने बनाया है, स्टेम कोशिका, स्तंभ कोशिका भी कहते हैं, अंग्रेजी में स्टेम सेल भी कहते हैं, हिंदी पे कहीं कहीं पर स्तंभ कोशिका भी इसे लिखा जाता है। स्पेस छोड़ दो, डायग्राम बना देना, और क्या, कहीं भी बना देना, समझ गए हो ना, लिख दियो अपने, क्लिक कर दियो ना, बस दैट्स ऑल, फाइन। समझ गए हो तो बस दैट्स ऑल। मैं बढ़िया बढ़िया डायग्राम तो मैं आज शेयर कर दूंगा, कल शेयर कर दूंगा। देखो इस प्रकार की कोशिकाएं, इस प्रकार की कोशिकाएं अपने तरुणावस्था में, इसे हटा दो, इस प्रकार की कोशिकाएं अपने तरुणावस्था में, तरुणावस्था में, यूथफुल स्टेज जिसे कहते हैं, जवानी के दिन, तरुणावस्था में मौजूद होते हैं, अपने तरुणावस्था में मौजूद होते हैं। इनमें स्वतः कोशिका विभाजन नहीं होता, स्वतः, इनमें स्वतः कोशिका विभाजन नहीं होता, इनमें स्वतः कोशिका विभाजन नहीं होता, तथा यह क्विसेंट चरण, तथा यह क्विसेंट चरण में मौजूद होते हैं, तथा यह क्विसेंट चरण में मौजूद होते हैं। तो क्विसेंट चरण वह चरण है जिसमें कोशिकाओं का कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। और यहां पर ये याद रखें कि प्लूरिपोटेंसी इनकी विशेषता है, लिखिए प्लूरिपोटेंसी इनकी विशेषता है, प्लूरिपोटेंसी इनकी विशेषता है, इनकी विशेषता है, इनकी विशेषता है, ठीक है। लेकिन याद रखें कि प्लूरिपोटेंसी इनकी विशेषता है, तो ये अपने अपने अवस्था में तो वैसे ही आपके शरीर में, तो जब आप इसे रासायनिक निर्देश देंगे तो ये क्या करेंगे, ये अलग अलग भागों के कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं। देखिए जब इन्हें रासायनिक निर्देश दिया जाता है, तो जब इन्हें रासायनिक निर्देश दिया जाता है, तो निर्देश दिया जाता है, तो ये अलग अलग कोशिकाओं में परिवर्तित होते हैं, ये अलग अलग कोशिकाओं में परिवर्तित होते हैं, जिसका उपयोग उत्तक निर्माण के लिए, जिसका उपयोग उत्तक निर्माण के लिए, उत्तक निर्माण के लिए तथा अंग निर्माण के लिए किया जा सकता है। तो टिश्यू डेवलपमेंट या फिर ऑर्गन डेवलपमेंट, जिसका उपयोग उत्तक निर्माण के लिए या अंग निर्माण के लिए किया जा सकता है, निर्माण के लिए किया जा सकता है, ठीक है, फाइन। और इस प्रक्रिया को, जिसके तहत वो दूसरे कोशिकाओं में परिवर्तित होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विभेदीकरण, या अंग्रेजी में कहेंगे डिफरेंशिएशन। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा वो विभिन्न कोशिकाओं में परिवर्तित होते हैं, वो विभिन्न कोशिकाओं में परिवर्तित होते हैं, उसे विभेदीकरण अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन, उसे विभेदीकरण डिफरेंशिएशन की संज्ञा दी गई है,
विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन की संज्ञा दी गई है। क्लियर? और ये है तुम्हारा स्टेम सेल थेरेपी। लेकिन देखो अब ये बताओ कि ये जो स्टेम सेल है, इन प्रकार के स्टेम सेल को एक और टर्म दिया जाता है। इन्हें अगर कभी भी पूछा जाता है परीक्षा में कि शरीर के किस कोशिका को मास्टर सेल कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्टेम सेल को। तो स्टेम सेल को मास्टर सेल भी कहा जाता है। देखिए, स्टेम कोशिकाओं को मास्टर कोशिका भी कहा जाता है। स्टेम कोशिकाओं को मास्टर कोशिका भी कहा जाता है। मास्टर कोशिका भी कहा जाता है। और एक थोड़ा सा और, हाँ, लास्ट में तुम लोग जान जाओ बच्चों कि भाई प्लूरिपोटेंट तो ये है, लेकिन कोशिका विभाजन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो विषाणु के जैसी है। विषाणु को देखो तो अपनी आप कभी भी कोशिका विभाजन नहीं करते, ठीक है? वो अपनी प्रतिलिपि खुद तैयार नहीं करेंगे जब तक वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो जब विषाणु को देखते हैं, वायरसेस को देखते हैं, तो दे डू नॉट रेप्लिकेट ऑफ देयर ओन, दे रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द होस्ट। जब तक वो शरीर में प्रविष्ट नहीं करेंगे तब तक वो अपनी प्रतिलिपियों को तैयार नहीं करते हैं। इसी तरह की बात कुछ स्टेम सेल में देखी जा रही है, क्योंकि प्लूरिपोटेंसी तो उनकी विशेषता है, लेकिन वो कोशिका विभाजन नहीं कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों का यह मत है कि उनमें एक जीन मौजूद है जिसको कहते हैं नैनॉग, जो उन्हें स्वतः कोशिका विभाजन करने से रोकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का यह मत है कि स्टेम सेल्स में, बस लास्ट लाइन है, स्टेम सेल्स में नैनॉग नामक स्टेम सेल्स या स्टेम कोशिका में नैनॉग नामक एक जीन मौजूद है। नैनॉग नामक एक जीन मौजूद है जो कोशिका विभाजन करने से उन्हें रोकता है। तो स्वतः वह कोशिका विभाजन नहीं कर सकते। जब तक आप उन्हें रासायनिक निर्देश नहीं देंगे तब तक वो कोशिका विभाजन नहीं करेंगे। क्लियर? वेरी गुड। आज के लिए इतना तुम लोगों के लिए। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो आईएएस। इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसी एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को न केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है, बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस और एक्स सिविल सर्वेंट्स साथ के साथ जामिया आरसी के एलुमनाई आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसाइट की क्लासेस भी होती है, जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस।